हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हम सफर जगजोत सर। और यकीन 5.0 में आप लोगों के सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 6। सो स्टूडेंट, रोटेशनल मोशन में आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों की नजरें होंगी इसी पे। यही सब जानना चाहते हैं कि सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं। डेफिनेटली आज एक नई चीज की शुरुआत होगी, वो होगा रोलिंग मोशन। आज हम रोलिंग मोशन पे चर्चा करेंगे। भाई थोड़ा चर्चा का विषय इसलिए भी बन चुका है ये, क्योंकि जो लास्ट लेटेस्ट सिलेबस आया है, जो अपडेट हुआ है, उसमें बहुत सारे केओस क्रिएट कर दिया कि ये टॉपिक आएगा नहीं आएगा। पर मैं आप लोगों को ये टॉपिक जरूर पढ़ाऊंगा। मुझे ये पर्सनली लगता है कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है सिलेबस में अभी तक कि एग्जैक्टली एक टॉपिक बिल्कुल हटा दिया गया है या फिर थोड़ा पोर्शन पूछा जा सकता है। सो मैं नहीं चाहता उस केओस में मतलब उस क्लैरिटी ना होने की वजह से मैं आपका ये टॉपिक छुड़वा दूं और उसके बाद अगर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसके अपीयर हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। ये टॉपिक अच्छा है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में इस टॉपिक को खत्म कर दें, या फिर मोस्ट ऑफ द पार्ट एक ही लेक्चर में खत्म हो जाएगा। और रिलेटेड है, जो भी हम लोगों ने रोटेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड है। ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों से रिलेटेड है, तो ऐसा कुछ नई चीज नहीं है कि हम लोगों को घबराना है इस टॉपिक से। इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, मजेदार टॉपिक भी है, क्वेश्चंस करने में मजा भी आता है इस टॉपिक से। मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि भैया अपने मन में ये मत लाना कि ये टॉपिक नहीं आएगा एग्जाम में, अभी मान के चलना आ सकता है ये टॉपिक। हम लोग इसको, जो पार्शियली हमारे दिमाग में चल रही है ना वो अफवाहें, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, उसको थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हुए इस टॉपिक को सीरियसली लेते हुए आज का ये लेक्चर शुरू करेंगे। और बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है इसमें। बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उन लोगों उन्हीं टॉपिक्स के आगे का कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी। अगर आप आज का ये लेक्चर कर लोगे तो आपको लगेगा जो इससे पहले पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस हो रही है। तो इसमें कुछ नया तो नहीं है ना। और कर लेना चाहिए ना हम लोगों को। तो जब से आने कहते हैं भैया, जब कॉन्फिडेंस ना हो ना तो फूक फूक के कदम रखने चाहिए। तो हम भी फूक फूक के कदम रख रहे हैं। हमें पता है कि ये टॉपिक अगर आ गया एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। कई जगह इस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जा रहा, कई लोग पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बीच का रास्ता निकाला। हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन और इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस कर लेंगे जो हम लोगों को लगता है अगर आएंगे एग्जाम में तो वैसे आ जाएंगे। बहुत ज्यादा डेप्थ में ना ले जाएंगे, इसको ज्यादा गहराई में ना ले जाएं। बिल्कुल जेई लेवल तक के क्वेश्चंस ना करें, है ना। नीट लेवल के, लाइट लेवल के क्वेश्चंस करें इस टॉपिक के, अगर ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी में जा रहा है। बट फिर भी मैं आप लोगों को कहूंगा, अभी के लिए आप ये मान के चलो आ रहा है आपके एग्जाम में। देखो अभी अभी सिलेबस चेंज हुआ है, क्या पता क्या चीज हो जाए, क्या पता वो क्वेश्चंस आ जाए बाद में। कहीं क्लैरिटी तो नहीं दी थी उन्होंने उन्होंने तो कहा था क्या पता थोड़ी बहुत चीजें आ जाए। आज हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले करेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे सवाल हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड सवाल की बात कर रहे थे। और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किसके बारे में, एंग्लो मोमेंटम के बारे में चर्चा कर रहे थे। उनसे मिलते जुलते सवाल स्टार्टिंग में मैं डिस्कस कराऊंगा और उसके बाद ये टॉपिक। तो भैया आज के जो हॉट टॉपिक है वो ये है ना। एकदम गर्मा गर्म टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स आज के यही है। आज हम लोग इन पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। हॉट टॉपिक्स, ताजे ताजे आज के टॉपिक्स जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, शुरू करते हैं सवालों से। सबसे पहला सवाल आप देख सकते हो आपके सामने बोर्ड पे क्या है, समझते हैं। टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड टू आई। तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दोनों के, एक्सिस ऑफ रोटेशन अलग होंगी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इनके। इफ देयर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आर इक्वल, देयर एंगुलर मोमेंटम विल बी इन रेशियो। अब तो बच्चा बच्चा जानता है मेरे लेक्चर का ये क्वेश्चन कैसे करना है भाई। यहाँ पे अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, अंडर रूट टू काइनेटिक एनर्जी इनटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यही होता है ना। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को जस्ट रेशियो निकालना है, एंगुलर मोमेंटम 1 डिवाइडेड बाय एंगुलर मोमेंटम 2। तो आप देख सकते हो ये कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे अंडर रूट में लिख दो, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, और नीचे आ जाओ दूसरे वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i है ना। के तो के से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। भाई काइनेटिक एनर्जी सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है ना। इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो मैंने दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी के मान ली है। तो एंगुलर मोमेंटम का रेशियो दिख रहा है ना आपको, सब कुछ तो कट रहा है यहाँ। अंडर रूट में बच के आ रहा है, देखो आई से आई भी कट गया तो 1/2 बच गया, यानी कि
L1 डिवाइडेड बाय L2 अगर आप निकाल रहे हो तो 1:2 आ जाएगा, यहां से आंसर 1/2 आ जाएगा, √2 सॉरी 1/√2, तो 1:√2 ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायर रूट के अंदर है ये 2, तो 1:√2 ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। ये तो बहुत आसान था, ये तो आपने कर लिया होगा। मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं, यहां बैठा हर एक बच्चा ये क्वेश्चन मेरे हेल्प के बिना भी कर पा रहा है। कर पा रहे हो ना? ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज sorry, the rotational kinetic energy of a body is E in the absence of external torque. Now, if the mass of the body is halved and radius of gyration is doubled. भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसने दे दी हमें, उसने बोला भैया ऑब्जेक्ट की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो हम लोगों को इसने प्रोवाइड कर दी है E। अब वो कह रहा है यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बदल नहीं रही है, तो उसने बोला है टॉर्क की वजह से नहीं बदल रही है, वैसे बदल सकती है बट टॉर्क की वजह से नहीं बदल रही है, एंगुलर स्पीड को वो टॉर्क से चेंज नहीं कर रहा है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इफ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ, तो बॉडी का मास हाफ कर दिया, रेडियस ऑफ गायरेशन को डबल कर दिया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे फर्क पड़ जाएगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर होता है ना, यही होता है ना। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये था, बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? वो कह रहा है मास को कर दो आधा और रेडियस ऑफ गायरेशन को कर दो डबल, तो रेडियस ऑफ गायरेशन को कर दो डबल, तो आप देख सकते हो ऊपर आ जाएगा 4m² है ना, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2m²। तो आप देख सकते हो क्लियरली यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो चुका है, ट्वाइस हो चुका है, आप देख सकते हो, है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन डबल करने के बाद, मास को आधा करने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया है डबल, हो गया ना। अब इसके बाद वो बोल रहा है हम लोगों को क्या करना है, इसकी नई वाली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले कितनी थी अगर मैं ध्यान से सोचूं? सर पहले जो इनिशियल थी ना वो तो सिंपली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। अब जो फाइनल वाली होगी वो क्या होगी? हाफ आई डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर। ओमेगा डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा भैया, कोई टॉर्क नहीं लगाया, ओमेगा डैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई टॉर्क ही नहीं लगाया उसको, ना तो उसने उसकी एंगुलर स्पीड को बढ़ाया ना एंगुलर स्पीड को घटाया। अरे टॉर्क ही तो करता था ये, टॉर्क का ही तो काम था एंगुलर स्पीड को बढ़ाना और एंगुलर स्पीड को घटाना, वो है नहीं। तो यानी कि अच्छा बेटे, इसका मतलब है ये कहना चाहता है हाफ 2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा सेम है, यानी कि क्या यहां पे मैं 2 टाइम्स हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिख सकता? सोचो, लिख सकता हूं ना, यानी कि ये 2 टाइम्स हो गया, तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो दुगनी हो गई, दुगनी ट्वाइस हो गई, मेरी काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो गई, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दुगना हो रहा है और ओमेगा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सो डेफिनेटली मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? यहाँ पे डबल हो जाएगी। तो पहले इसने काइनेटिक एनर्जी कितनी बोली थी? इसने काइनेटिक एनर्जी बोली थी E, तो अगर डबल हो गई तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2E। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 2E। सिंपल है, रेडियस ऑफ गायरेशन डबल हुआ था ना और मास आधा हुआ था, इसलिए काइनेटिक एनर्जी दुगना हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वन एंड ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, लेंथ l is clamped. The rod lies on a smooth horizontal surface and rotates on it about the clamp and at a uniform angular velocity omega. The force exerted by the clamp on the rod has a horizontal component. भाई सीधी सी बात है, यहां पे एक रॉड को रखा गया है और एक क्लैंप है, ये टेबल पे पड़ी है बेटा रॉड, है ना, ये रॉड टेबल पे पड़ी है, यहाँ क्लैंप है जिसके अबाउट ये ऐसे बांधा हुआ है, मतलब भैया यहीं से एक्सिस ऑफ रोटेशन अपनी पास कर रही होगी और ये रोड में मान ले तो इस तरीके से रोटेट कर रही है ना, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी, जिस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ये रोड क्या कर रही होगी, इस तरीके से टेबल पे पड़ी है और रोटेट कर रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपने को और क्या दिया हुआ है? एंगुलर वेलोसिटीज की ओमेगा दी हुई है कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब ऐसे में क्या करें हम लोग? हम लोगों को पूरी रॉड का लेंथ पता है क्या? लंबाई पता है क्या पूरी रॉड की? बिल्कुल पता है, पूरी रॉड की जो लंबाई है हम जानते हैं वो L है। ठीक है, सो अब क्या करें भाई? हम लोगों को फोर्स चाहिए और ये फोर्स ही इस पूरी रॉड को घुमा रहा है। यार ये फोर्स ना सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा, सोचो ध्यान से। अरे हाँ, यही फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम कर रहा है ना यहाँ पे, वही तो इसको घुमा रहा है। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूं? यहां पे जा सकता हूं, किसी डिस्टेंस x पे छोटू सा एलिमेंट ले सकता हूं, छोटू सा,
जिसकी लेंथ हो जाएगी dx। छोटू सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितनी ले ली मैंने, dx। अरे इसका मास बताओगे मुझे? छोटू सा मास होगा सर, dm होगा। और निकालने का तरीका याद है ना, dm को हम लिख सकते हैं लैम्डा dx, यानी कि लैम्डा को हम लिख सकते हैं जो भी इसका टोटल मास है। टोटल मास हमें दे रखा भी क्वेश्चन में, स्मॉल m दिया है, छोटा m ले लेंगे, फिर छोटा m ले लेंगे डिवाइडेड बाय जो लेंथ है वो l है इनटू dx। ठीक है ना, इस तरीके से छोटू मास आ जाएगा। तो बस इस छोटू मास को देखो भाई, ये छोटू मास को देखो, तो छोटू मास छोटे से सर्कल में घूम रहा होगा जिसका रेडियस x है। छोटू मास छोटे रेडियस में घूम रहा है जिसका रेडियस x है, ये डिस्टेंस x है। तो यानी कि सर छोटे मास को कितना फोर्स चाहिए घूमने के लिए? छोटे मास को छोटा सा फोर्स चाहिए df, और वो कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा? अरे सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह इसको रख दो, है ना, ये छोटू सा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है। कितना फोर्स चाहिए बोल दो? mv स्क्वायर बाय r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से? x है, यानी कि छोटू मास m x और ओमेगा स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। इतना छोटू सा फोर्स चाहिए, जहां पे हम dm को क्या लिख सकते हैं? m बाई एल और dx x ओमेगा स्क्वायर। ओ तेरे की, यहां से तो जो मेरा df है वो कितना आ गया? वो कितना आ गया? वो आ गया m बाई एल ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका ये जो छोटू से मास को घुमाने के लिए फोर्स चाहिए ना, वो इतना है, पर अपने को तो पूरी रॉड को घुमाना है। ऐसे बहुत सारे छोटू 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 मासेस का फोर्स ऐड करना पड़ेगा। ऐसे छोटे 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 सारे मासेस को हमें सर्कल में घुमाना है, तभी रॉड घूमेगी। आप इसको एक रॉड ले सकते हो। आपने इस छोटू से मास को देखा कि ये छोटू सा मास सर्कल में घूम रहा है, पर मैं तो कह रहा हूं पूरी रॉड को घुमाना है ना, तो फोर्स तो पूरी रॉड के लिए चाहिए होगा ना। तो ऐसे में क्या करेंगे सर? छोटे 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 सारे फोर्सेस को जोड़ दो। अरे कितने फोर्सेस हैं सर? बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे छोटे 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 मास होंगे, यानी कि इंटीग्रेशन कर दो सर। क्या कर दो? इंटीग्रेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसा कर देते हैं। मुझे बताओ, सबसे छोटू मास सबसे पहले यहां होगा, फिर आगे जाएगा आगे जाएगा आगे जाएगा, करते 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 यहां सारे छोटू मास को ऐड कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके लेंथ तक जाएगी। x की वैल्यू कहां से जा सकती है? 0 से लेके l तक। अरे छोटू मास यहां भी तो हो सकता है, फिर यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, करते करते सबसे दूर कहां तक जा सकता है? l डिस्टेंस तक जा सकता है। ओके, इस इंटीग्रेशन को कर देते हैं। यहां पे m बाई एल ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और x dx इंटीग्रेशन x का बता सकते हो आप कितना होता है? x dx, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि यहां से आ जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट जाएगी 0 से लेके l, है ना। तो आप देख सकते हो, ये मैं 1/2 को इधर ले लेता हूं और ओमेगा स्क्वायर को ले लेता हूं, और यहां से कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर, है ना। और एक मास भी है, m को पहले ही लिख देता हूं, m ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2, और नीचे एक l है, यानी कि ये बन जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर एल। हाफ m ओमेगा स्क्वायर एल। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ये चौथा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है ना, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है? तो यानी कि यहाँ रॉड रोटेट जरूर कर रही है, बट यहाँ पे अगर हम इसके रोटेशन की बात करें, फोर्स निकालने के लिए अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह नहीं लगाना था। देखने में लगता है शायद ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सवाल है, पर है नहीं। इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो आप। ठीक है ना, मजेदार सवाल था, है ना। आप इसको रोटेशन मोशन में डिस्कस कर सकते हैं इस सवाल को। बहुत अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है, ये फोर्स आपको निकालना सिखा रहा है ये सवाल। ओके, क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है इसका आंसर ही याद हो गया होगा बच्चों को। The position of axis of rotation of a body is changed so that moment of inertia decreases by 36%. ओहो, अब उसने क्या किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 36% घटा दिया। द चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन द रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन में कितना चेंज आएगा, आप लोगों से ये पूछ रहा है। ठीक है, आप जानते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं? आप जानते हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिखते हैं? हम इसको लिखते हैं एम के स्क्वायर। क्या लिखते हैं हम इसको? बोलो। एम के स्क्वायर लिखते हैं, मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? यहाँ मास तो चेंज हो नहीं रहा, यहाँ आई चेंज हो रहा है, के चेंज हो रहा है, एम तो कांस्टेंट है। ठीक है ना, एम मास है, वो तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मास है, वो थोड़ा ना बदल रहा है, मास थोड़ा बदल जाएगा। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दोगे तो भैया डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा मास का, बट मास तो सेम रहेगा ना, मास नहीं चेंज होगा। यहाँ आई चेंज हो रहा है तो के चेंज हो रहा है। ओहो, आई में तो परसेंटेज चेंज 36% है सर, है ना। इट इज डिक्रीज्ड बाय 36%।
तो 36% वो चेंज हो गया, 36% डिक्रीज हो गया, तो बचा कितना बताओ मुझे। अगर आप ध्यान से देखोगे कोई चीज 36% डिक्रीज हो गई तो पहले हम फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और माइनस 36% ऑफ इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कैसे आया, अरे यार किसी चीज में 36% का डिक्रीमेंट आ रहा है, यानी 36/100 टाइम्स वो चीज घट गई है। घट गई है, किस में से घटी है, जो पहले वैल्यू थी उसमें से घटी है। यानी कि जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके बराबर होगा, जो इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया था माइनस कितना परसेंट उसका घटा है, जो इनिशियल था माइनस कितना उसका घटा है, वही तो किया है। तो यानी कि ये आ जाएगा कितना, आप देख सकते हो ये आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 100 आई। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, यहां से इसको 1 रख दो और एलसीएम लेके कर लो, 100 माइनस 36 64 आ जाएगा। ओहो, ये तो 0.64 आई आ रहा है सर, आ रहा है ना 0.64 आई। हाँ इतना सिंपल है, 64% बचा है, 36 घटा तो 64 बचा। अब क्या करें, अब क्या करें, जरा सोचो जरा, अब क्या करें। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिस्कशन करना चाहिए। ओके, रेडियस ऑफ गायरेशन पे अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, मैं देखो स्टेप भी लिखता जा रहा हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन में अगर हम चर्चा करें तो आप देख सकते हो हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को आप क्या लिख सकते हो यहां से, अंडर रूट कितना आ जाएगा, आई डिवाइडेड बाय एम। क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय एम। यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड करता है, मास पे भी करता है, पर मास कैसा है, कांस्टेंट, उसको भूल जाओ। अरे जो कांस्टेंट है उसको भूल जाओ, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। यानी कि सर जो परसेंटेज चेंज होगा रेडियस ऑफ गायरेशन में वो हम कैसे लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फाइनल रेडियस ऑफ गायरेशन माइनस इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन डिवाइडेड बाय इनिशियल रेडियस ऑफ गायरेशन इनटू 100। यानी कि यहां पे हमें कैसे लिख लेना चाहिए, रेडियस ऑफ गायरेशन रूट आई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब अंडर रूट आई डैश माइनस आई डिवाइडेड बाय आई। आप चाहो तो डिवाइडेड बाय एम कर सकते हो, वो कट जाएगा इसलिए कर नहीं रहा मैं, इनटू 100 कर दो, हो गया। अब तो ये क्वेश्चन सॉल्व, इसमें है ही क्या, आप देख सकते हो यहां से कितना आ जाएगा, फाइनली मेरा कितना है, इतना, यानी कि 0.64 आए। इनिशियल कितना है मेरा, रूट आए, डिवाइडेड बाय कितना है मेरा, रूट आए, मल्टीप्लाई बाय कितना है मेरा, 100 परसेंटेज में आ जाएगा। हो 64 का अंडर रूट तो सर हमें आता ही नहीं है, आता है, अरे तो बहुत आसान है सर, 8 होता है, तो 0.64 का 0.8 हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे 0.8 और क्या है बच्चे, अंडर रूट आए माइनस अंडर रूट आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट आई और इंटू 100। ठीक है ना, रूट आई तो आप कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो भाई यहां से, ठीक है ना। तो 0.8 माइनस 1 यानी कि माइनस 0.2 इंटू 100, ऑब्वियसली यहां से माइनस 20% आ रहा है ये, यानी कि ये माइनस का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, माइनस का मतलब है डिक्रीज कर रहा है, जो माइनस साइन है वो बता रहा है डिक्रीज कर रहा है, और कितना कर रहा है, 20%। तो यानी कि इसका जो सही जवाब है वो ये है, सही जवाब क्या है, वो डिक्रीज करेगा 20% से। ठीक है ना, जो माइनस साइन लास्ट में आ रहा है वो सिर्फ ये बता रहा है कि कम हो रहा है, फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है। ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना अंडर रूट के, है ना, तो आप देख सकते हो के इज प्रोपोर्शनल टू रूट आई, तो अगर आई घटा तो के घटा, आई बढ़ा तो के बढ़ा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के ना। ठीक है, सो यहां से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, आसान सवाल है, बस इतना याद रखना 36% एक बड़ा चेंज होता है। ठीक है ना, कहीं इसका आंसर 18% मत लिखाना, कहीं बच्चे इसको जैसे एरर्स में नहीं करते थे 1/2 कर देते थे, वो तब करते हैं जब हमारा परसेंटेज चेंज 9% 8% से छोटा हो, तब चल जाता है, छोटे परसेंटेज चेंज से चल जाता है, बट इतने बड़े परसेंटेज चेंज में मत लगाना उसको, यहाँ पूरा मेथड यूज करना और आंसर निकालना। तो इसका आंसर 18% नहीं है, 20% है, एग्जैक्ट आंसर ये आ जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम मास बट डेंसिटीज इन द रेशियो 1:8 इज। ओहो, दो सॉलिड स्फीयर है जिनका मास तो सेम है, पर आप देख सकते हैं उनकी डेंसिटी 1:8 में है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ρ1 बाय ρ2 है ना, हम निकालें तो क्या आ जाती है, हम कहेंगे सर मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, m डिवाइडेड बाय 4/3 पाई r1 क्यूब, और यहां से ρ2 को लिख सकते हो m डिवाइडेड बाय 4/3, ठीक है ना, 4/3 पाई r2 क्यूब, यही तो होता है ना। तो आप देख सकते हो m से m तो कट जाएगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा,
बेसिकली ये आ जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 और इसका क्यूब। और ये कितना दिया है, अगर आप ध्यान से देखोगे डेंसिटीज का रेशियो कितना दिया है, 1:8। ये रेशियो दिया है 1:8। आप पावर ले लो यहाँ से R2 बाई R1 और देखो यहाँ क्यूब है ना, तो यहाँ क्यूब रूट आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/8 का क्यूब रूट आ जाएगा, यानी पावर 1/3 हो जाएगी, जिसको आप 1/2 लिख सकते हो, है ना, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, है ना। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, ये तो बहुत आसान है सर, R2 बाई R1 ये मिला 1/2, या फिर अगर आपसे बोले R1 बाई R2 तो ये अपने को मिला 2, ठीक है ना, R1 बाई R2 ये अपने को मिल गया 2। ओके, क्लियर है। रो 1 बाई रो 2 1/8 था, तो R2 बाई R1 का क्यूब 1/8 है, R2 बाई R1 1/2 है, R1 बाई R2 2 है, R1 बड़ा है R2 छोटा है। अब क्या करना है सर, अब क्या करना है, ये अपना पहला स्टेप था, ये अपना दूसरा स्टेप है। अब अपने तीसरे स्टेप में हमारा आंसर ही आ जाएगा। अब तो इतना ज्यादा कुछ है ही नहीं ना इसमें। अगले स्टेप में अगर चले हम तो हमें क्या मिल जाएगा भैया, हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो चाहिए, यानी कि मैं आपसे बोल रहा हूँ I1 बाई I2 निकालो, तो I1 कितना हो जाएगा 2/5 m R1 स्क्वायर, I2 कितना हो जाएगा अगेन 2/5 m R2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मास सेम है ना, तो 2/5 m कट जाएगा और आप देख सकते हो यहाँ से आ जाएगा R1 बाई R2 का स्क्वायर, यानी 2/1 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 आ गया। बताओ, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था सर, ठीक है ना। बस डेंसिटी वेंसिटी देके कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ऐसे करा रहा हूं। और आप देखोगे मैं पीछे के क्वेश्चंस बार बार रिपीट करता रहता हूं, मैं दोबारा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं बीच में, ताकि आप भूल ना जाएं, क्योंकि मुझे लगता है सबसे जरूरी टॉपिक यही है, और मुझे लग रहा है यहीं से कोई फंस जाएगा क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालने से, रेशियो से। तो देख रहे हो आप, बीच बीच में से इन क्वेश्चंस को करने का फायदा यही है कि आप भूलोगे नहीं, टच में रहेंगे ये क्वेश्चंस आपके, ठीक है ना। आ गया ये क्वेश्चन, समझ में आ गया, आई थिंक इसका आंसर भी आ गया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, तो आगे भी बढ़ सकते हैं हम। चलो, प्योर ट्रांसलेशनल एंड प्योर रोटेशन ऑफ आर रिजिड बॉडीज का क्या मतलब है, मैं कब कहता हूं कोई ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है और सिर्फ प्योर रोटेशन कर रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन का क्या मतलब है, चलो मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है ना। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देता हूं, तो यानी कि जैसे कि भैया मेरे सामने यहाँ पे एक बॉक्स है ना, आपको नजर आ रहा होगा ये बॉक्स, ठीक है, आप देख सकते हो ये बॉक्स आपको नजर आ रहा है, अच्छे से नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं प्योर ट्रांसलेशन की बात करता हूं तो मैं इसको सिर्फ ऐसे ऐसे मूव कर रहा हूं, आप देखो मैं इधर ले जा रहा हूं, इधर ले जा रहा हूं, दिस इज प्योर ट्रांसलेशन। ऐसे ऐसे जो मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ऐसे ले जाऊंगा आगे, ऐसे ले आऊंगा पीछे, ये प्योर ट्रांसलेशन है। जरूरी नहीं आगे पीछे ही, मैं ऊपर भी ले जा सकता हूँ, इसको नीचे भी ले जा सकता हूँ, ये कहलाता है प्योर ट्रांसलेशन। अच्छा, किसी इस डायरेक्शन में भी ले जा सकता हूँ, डायगनली ऐसे ले जा सकता हूँ, ऐसे ले जा सकता हूँ, मैं इसको घुमा नहीं रहा, इसको प्योर ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये प्योर ट्रांसलेशन है, किसी एक एक्सिस के अलोंग ऐसे भी जा सकता है, तो ये प्योर ट्रांसलेशन है, किसी भी एक एक्सिस के अलोंग मूव कर सकता हूँ, प्योर ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। ये क्या है, प्योर ट्रांसलेशन। रोटेशन क्या होता है, आप ऐसे घुमाओ, इसको रोटेशन कहते हो, है ना। रोटेशन क्या होता है, आप किसी पॉइंट से पकड़ के ऐसे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दो, आप इसको रोटेशन कहते हो, आप इसको क्या कहते हो, रोटेशन। ये हो गया प्योर रोटेशन, इसमें ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा, ये किसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वो प्योर रोटेशन है। और वो अगर सीधा सीधा चलता रहे, प्योर ट्रांसलेशन। और इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रोलिंग कहते हैं। जैसे कि देखो, अब इस ब्लॉक को पकड़ रहा हूं मैं और आगे आगे भी बढ़ता जा रहा हूं, तो आप देख सकते हो मैं आगे भी चलता जा रहा हूं, तो यानी कि मैं ट्रांसलेट भी कर रहा हूं और रोटेशन भी कर रहा हूं, किसी एक्सिस के अबाउट ये घूम भी रही है और ये ट्रांसलेट भी कर रही है, ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, तो इसके कॉम्बिनेशन को रोलिंग कहते हैं। क्लियर है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, रोलिंग। प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन के कॉम्बिनेशन से ही रोलिंग जनरेट होता है। तो प्योर ट्रांसलेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी शेप का कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर ले, मान लो मैंने कोई रैंडम सी शेप का, कोई भी ऐसी सी रैंडम शेप का मैंने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, ये यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है रैंडम सी शेप का, रिजिड ऑब्जेक्ट है। रिजिड ऑब्जेक्ट मतलब ऐसा नहीं है कि वो दब रहा है, रिजिड है भैया, उसकी शेप नहीं बदल रही है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, शेप नहीं बदल रही है, शेप साइज चेंज नहीं कर रहा है ना। रिजिड का मतलब है फिक्स्ड शेप साइज, इसकी जो शेप है और जो साइज है वो मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो ये रिजिड ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बना सकता हूं इस ऑब्जेक्ट पे। मान लो मैंने एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया,
एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, इसको 0.1 कह दिया, इसको 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया, इसको 4 कह दिया, 5 कह दिया, 6 कह दिया। और कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, है ना, कहीं ना कहीं तो सर इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। मान लिया मैंने इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ठीक है ना, तो ये इसका सीएम हो गया, सेंटर ऑफ मास यहाँ है इस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो अब मैं मान लेता हूं ये ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैंने इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया, मैंने कहा मान लो ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मान लेते हैं इसकी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो VCM है, इस पॉइंट की वेलोसिटी V1 है, इसकी वेलोसिटी V2 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी V3 है, इस पॉइंट की वेलोसिटी V4 है, जितने भी पार्टिकल है V5, जितने भी पार्टिकल मैं कंसीडर कर सकता हूं सभी की वेलोसिटी है। तो अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है और अगर ये प्योर ट्रांसलेशन कर रहा है, रिजिड ऑब्जेक्ट है और मैं कह रहा हूं ये सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, रोटेशन का कुछ भी यहां पे भागीदारी नहीं है, रोटेशन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेट करता हुआ नजर आ रहा है, तो मैं क्लियरली कह सकता हूं यहां पे VCM ही मेरी सभी पॉइंट की स्पीड होगी। मतलब जितने भी आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, उन सभी की वेलोसिटी VCM के ही बराबर होगी, यानी कि ऑल पॉइंट्स मूव विद द सेम वेलोसिटी, मतलब उनकी स्पीड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। यानी कि आप क्लियरली यहां से कह सकते हो ऑल पॉइंट्स, यानी कि हर एक पॉइंट, ऑल पॉइंट्स मूव्स विद सेम वेलोसिटी, ठीक है ना, सेम वेलोसिटी एज ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है ना बच्चे, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी वही है, हर पॉइंट उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड से जा रहा है, अगर ये रिजिड ऑब्जेक्ट है और प्योर ट्रांसलेशन कर रहे हैं। यानी कि प्योर ट्रांसलेशन में आपसे कभी भी पूछे भैया मुझे इस पॉइंट की स्पीड बताओ, मुझे इसकी बताओ, इसकी बताओ, आप कहोगे सर की सबकी स्पीड सेम है। अच्छा ये कहां जा रहा होगा, आप कहोगे जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसी में ये भी जा रहा है, उसमें ये जा रहा है, हर पॉइंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है सेम स्पीड से। इसी को हमने लिखा है ऑल पॉइंट्स हैव सेम वेलोसिटी, हर पॉइंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है सेम स्पीड से, तो सबकी वेलोसिटी सेम है। ये होता है प्योर ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं चर्चा करता हूं कि चलो ये तो प्योर ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है ना, ये तो हो गया प्योर ट्रांसलेशन। प्योर रोटेशन में क्या होता है, अगर फिर से इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऐसे मान लो यही ऐसी सी शेप का कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लूं और इस पे बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, मैंने माना कि भैया एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया यहां पे, एक यहां पे, इसको 0.1 कह दिया, इसको मैंने 0.2 कह दिया, इसको मैंने 3 कह दिया, यहाँ पे कोई कंसीडर कर लिया 4, यहाँ पे कोई कंसीडर कर लिया 5, और कहीं ना कहीं मैंने मान लिया, कहीं ना कहीं मैंने मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, जरूरत है सेंटर ऑफ मास भी दिखा सकते हो आप, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास भी हो गया, तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास हो गया। ओके, अब अगर ये ऑब्जेक्ट को मैं ध्यान से देखूं और मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट कर रहा है प्योर रोटेशन, और मैं क्या मान के चल रहा हूं ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन, मतलब यहाँ ट्रांसलेशन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है, सिर्फ रोटेट ही कर रहा है। तो कोई एक्सिस होगी, कोई ना कोई एक्सिस होगी जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा होगा, तो कोई ना कोई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। मैं मान लेता हूं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी के लिए मैं मान लेता हूं सेंटर ऑफ मास से ही जा रही है, कहीं से भी जा सकती है, मैंने मान लिया सेंटर ऑफ मास से ही जा रही है ना। ओके, हो सकता है कहीं और से भी जा रही हो, आप कह रहे हो यहां से भी जा सकती है, सर कहीं से भी जा सकती है, तो यानी कि यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से भी पास हो सकती है। थोड़ा इजी करने के लिए मैंने कहां से मान ली, चलो सेंटर ऑफ मास से ले लेते हैं, इसके अबाउट मैंने इसको रोटेशन कराया, तो आप देख सकते हो इस एक्सिस के अबाउट ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 घूमेगा, यानी कि मैंने कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मानी है, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे 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 रोटेट या ऐसे 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 रोटेट कर सकता है। तो वही चीज हमने यहां मान लिया कि ये सारे पॉइंट्स अब रोटेट कर रहे हैं, या तो क्लॉक या एंटी क्लॉक। मैंने मान लिया चलो भैया कि यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स कैसे घूम रहे हैं, ये मैंने इसको किससे घुमाया, किसी ओमेगा से घुमाया, ठीक है ना, मैंने किससे घुमाया, ओमेगा से घुमाया, तो सारे पॉइंट्स कैसे घूम रहे होंगे, सर्कल में घूम रहे होंगे, ठीक है ना। ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला 5 वाला पॉइंट, इसका कुछ डिस्टेंस होगा यहाँ से, तो ये इस रेडियस में घूम रहा होगा, है ना, इसका कुछ डिस्टेंस होगा R5, ये इस रेडियस में घूम रहा होगा। वैसे ही अगर आप पहले वाले पार्टिकल की बात करो, आपका ये वाला मास, तो ये वाला मास भी सर्कल में घूम रहा होगा, अगर आप इस मास को ध्यान से देखोगे तो आप कहोगे सर ये मास भी सर्कल में घूम रहा होगा। ये अगर डिस्टेंस मेरा R1 है तो ये इस रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा R1 में, तो हर एक पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा। अगर हम ध्यान से देखें, एक पॉइंट और दिखा देता हूं,
मान लो मैं ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेता हूँ .2, तो .2 का यहाँ से डिस्टेंस होगा एक्सिस से r2, तो ये r2 सर्कल के रेडियस में घूम रहा होगा, यानी कि हर पॉइंट सर्कल में घूम रहा होगा। तो ऑब्जेक्ट पे जितने पॉइंट्स हैं ऑल आर डूइंग सर्कुलर मोशन जब आप ऑब्जेक्ट को रोटेट करा रहे हो। क्या सभी की स्पीड सेम है? नहीं। अगर आप बात करो ओमेगा, तो ओमेगा सभी का सेम है। अगर आप इन सभी पॉइंट्स को कंसीडर करो तो सभी का ओमेगा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है ना, मैं यहां से इसको हटाता हूं ताकि देखना इजी हो जाए आप लोगों को। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पॉइंट, अगर आप ध्यान से देखोगे पहला वाला पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा होगा और इसका ओमेगा सेम होगा। ठीक है ना, इसका डिस्टेंस मेरा r1 है, तो ये भी सेम ओमेगा से घूम रहा होगा, 5 वाला भी सेम ओमेगा से घूम रहा होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट 5 को कंसीडर करूं, इसका डिस्टेंस r5 है, ये भी सेम ओमेगा से घूम रहा होगा। अगर मैं सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं, इसका डिस्टेंस r2 है, सभी सेम ओमेगा से घूम रहे होंगे, बट सबकी वेलोसिटी ऐसे टेंजेंशियल होगी। ठीक है ना, सभी सर्कल में घूम रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखो, ये इस सर्कल में घूम रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखो 5 वाला इस सर्कल में घूम रहा होगा, 2 वाला इस सर्कल में घूम रहा होगा, तो सभी का ओमेगा सेम है। बट आप कह सकते हो ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, हर पॉइंट का ओमेगा सेम है, सब एक जितनी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। इसका क्या मतलब है ओमेगा सेम है? यानी कि सब एक साथ पूरा सर्कल कंप्लीट करेंगे, सबकी एंगुलर स्पीड सेम है ना। बट यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, बट v इज नॉट सेम। अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसकी लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं तो इस वाले की वेलोसिटी होगी कितनी? r1 ओमेगा। r5 वाले की बात करूं तो इसकी वेलोसिटी होगी r5 ओमेगा। इसकी बात करूं तो इसकी वेलोसिटी होगी r2 ओमेगा। तो सभी की वेलोसिटी अलग अलग है, r1 r2 r3 पे डिपेंड करेगी। ओमेगा सेम है, जिसका डिस्टेंस एक्सिस से दूर उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका डिस्टेंस एक्सिस से पास उसकी स्पीड कम। यानी कि यहां पे आप कह सकते हो v इज नॉट सेम। ठीक है ना, तो यहां पे आप देख सकते हो v1 मेरा r1 ओमेगा होगा, है ना। अगर हम ध्यान से देखें, v2 मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देता हूं अभी, v1 मेरा r1 ओमेगा होगा, v2 मेरा r2 ओमेगा होगा, टिल जितने भी मेरे vn है वो मेरे rn ओमेगा होंगे। सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ मास की कोई वेलोसिटी है ही नहीं यहाँ पे, अगर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है। वरना फिर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम एक्सिस इनटू ओमेगा कर देते, उसकी भी स्पीड आ जाती। तो यानी कि आप देख सकते हो प्योर रोटेशन में सबकी लीनियर स्पीड सेम नहीं है, पर ट्रांसलेशन में सबकी स्पीड वेलोसिटी सेम है। इसमें किसी की वेलोसिटी सेम नहीं है भैया, सभी का डिस्टेंस अलग है, सभी की वेलोसिटी अलग है, सभी का ओमेगा अलग है। नहीं, ओमेगा सेम है। ओमेगा जब कोई सबका सेम है बट वेलोसिटी सबकी अलग है, लीनियर वेलोसिटी अलग है बट ओमेगा सेम है। यहां पे तो वो रोटेट कर ही नहीं रहा, ओमेगा 0 है और लीनियर वेलोसिटी सबकी सेम है। ये प्योर ट्रांसलेशन होता है, ये प्योर रोटेशन होता है। प्योर रोटेशन में सब सर्कल में घूम रहे हैं, एक एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं। यहां पे किसी अलोंग एन एक्सिस, अलोंग अ डिस्टेंस, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ये प्योर ट्रांसलेशन में कर रहे हैं। तो प्योर ट्रांसलेशन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, प्योर रोटेशन में क्या होता है? वो घूमता है किसी एक्सिस के अबाउट। ये समझ में आ गया? प्योर रोटेशन में ट्रांसलेशन वेलोसिटी सेम नहीं है, लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं है। ओके, प्योर ट्रांसलेशन, प्योर रोटेशन। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, रोलिंग क्या है, मैंने बताया था रोलिंग मोशन क्या है। अभी अगर आप इस ब्लॉक को देखो, या तो मैं आगे पीछे ले जा सकता हूं, एक बार ऐसे ले जाऊं, फिर इस बार ऐसे चलता हुआ ले जाऊं, तो अभी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं, तो ये ऑब्जेक्ट भी मेरे साथ ट्रांसलेशन कर रहा है। फिर मैं कहूं मैं इसको ऐसे ऐसे घुमा सकता हूं, तो आप कहोगे सर अभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है मैं इसको रोटेशन कराते कराते खुद ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दूं, तो ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करेगा। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? रोटेट तो कर ही रहा है बट साथ में ट्रांसलेट भी कर रहा है, क्योंकि मैं इसको आगे पीछे भी ले जा रहा हूं। तो इस मोशन को हम रोलिंग कहते हैं। जैसे कि एक गाड़ी का पहिया, एक साइकिल का टायर, किसी भी व्हीकल के टायर का मोशन आप देखो, वो अपनी जगह पे घूमता भी रहता है और आगे भी ले जाता है गाड़ी को, वो आगे भी चलता है और घूमता भी है। पहिए वाला मोशन, व्हीकल के पहिए वाला, टायर वाला मोशन रोलिंग मोशन का एक सटीक एग्जाम्पल है, एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहां ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों होता है। यानी कि रोलिंग मोशन क्या होता है? इट इज कॉम्बिनेशन। क्या है ये? अगर हम ध्यान से देखें, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। किसका कॉम्बिनेशन है? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन।
दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल मोशन भी है। यानी कि आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ ट्रांसलेट भी कर रहा है वीसीएम से, और साथ साथ ये ऑब्जेक्ट क्लॉक या एंटी क्लॉक जैसा भी क्वेश्चन में दिया है रोटेट भी कर रहा है। तो यहाँ रोटेशन भी है, ट्रांसलेशन भी है, दोनों वजह से ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी होगी। दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। इसको सिर्फ हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। इसी फिनोमिना को रोलिंग मोशन का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ध्यान से देखूं, रोलिंग मोशन में आप लोगों को दो ऑब्जेक्ट का एडिशन करना है। एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है, बट दो तरीके के मोशन का एडिशन करना है। मैं मान लेता हूं यहां पे मेरे पास एक व्हील है ना, जैसे मैंने यहां कंसीडर किया था, ये घूम भी रहा है और आगे भी जा रहा है ना, घूम भी रहा है यानी कि रोटेशन भी कर रहा है और ट्रांसलेशन भी कर रहा है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसके रोटेशन मोशन को अलग से देखते हैं, ट्रांसलेशन को अलग से देखते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे मोशन का, वेलोसिटीज का, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी किसी भी पॉइंट की। ठीक है ना। तो एक काम किया मैंने इस व्हील के ना दोनों मोशन को अलग अलग देखा। मैंने कहा ट्रांसलेशन अलग, रोटेशन अलग, दोनों अलग अलग मोशन देखते हैं और बाद में दोनों को जोड़ देंगे। तो हम यही करते हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि मैं मान लेता हूं यहां व्हील का सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा था वीसीएम से। ठीक है ना, ये व्हील है, इसका सेंटर ऑफ मास, डिस्क ले सकते हो, व्हील ले सकते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मान लो मैंने डिस्क कंसीडर किया, अभी क्या कंसीडर कर लिया, डिस्क कंसीडर कर लिया। नहीं तो आपको सर बीच में कोई मास नहीं है, ये पूरी डिस्क है, मैंने अभी इसको डिस्क कंसीडर कर लिया। अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कि ये रिजिड है, बिल्कुल, सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो ये पॉइंट किस स्पीड से आगे जाएगा। भाई अगर सेंटर ऑफ मास वीसीएम से जा रहा है तो प्योर ट्रांसलेशन क्या कहता था, याद है आपको? प्योर ट्रांसलेशन में हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्योर ट्रांसलेशन करता है तो हम लोग जानते हैं हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से जाएगा जिस वेलोसिटी से वीसीएम जाएगा। तो आपको सर इसकी वेलोसिटी भी वीसीएम होगी। अच्छा, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी भी वीसीएम होगी आगे की तरफ। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इसकी भी वीसीएम होगी। हर एक पॉइंट क्या वीसीएम से ही आगे जाएगा? क्या प्योर ट्रांसलेशन में हमने यही देखा था, है ना, हमने प्योर ट्रांसलेशन में यही देखा था कि हर एक पॉइंट सेम वेलोसिटी से जाता है। अगर सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है वीसीएम से तो हर एक पॉइंट आगे ही जाएगा। यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया ऊपर, ठीक है ना, यहां पे कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया तो ये भी आगे वीसीएम से जाएगा। लेट अस से इसका जो रेडियस है मैंने आपको दे दिया आर, इसका जो भी रेडियस है डिस्क का मैंने दे दिया आर। आप और कोई पॉइंट कंसीडर कर लो, आपको सर मुझे यहाँ पे एक पॉइंट नजर आ रहा है, आप इस पॉइंट को देख लो। मान लो आपने कहा कि सर ये किसी R2 डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट किसी R1 डिस्टेंस पे था, तो ये पॉइंट भी ट्रांसलेशन कर रहा होगा आगे वीसीएम, हर एक पॉइंट वीसीएम से ही आगे जा रहा होगा। सो वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज वीसीएम, हर एक पॉइंट आगे वीसीएम से ही जा रहा है, सभी की ट्रांसलेशन वेलोसिटी वीसीएम ही है, किसी की भी अलग नहीं है। ये प्योर ट्रांसलेशन हुआ। अब आपने कहा ट्रांसलेशन देख लिया, अब रोटेशन देखो। रोटेशन का मतलब है, मान लो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है, किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। किससे रोटेट कर रहा है, ओमेगा से। अब आपको ट्रांसलेशन नहीं देखना, सिर्फ रोटेशन देखना है। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास कर रही है, तो इसकी तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं बच्चे, इस पॉइंट की तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से पास कर रही है। अगर इस पॉइंट की बात करें, सबसे टॉप वाले पॉइंट की, सबसे ऊपर वाले पॉइंट की मैं बात करूं, तो आप कहोगे सर ये कहां जाएगा, अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो ये पॉइंट आपको रोटेशन की वजह से आगे जाता हुआ दिखेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है हमारा आर, ये डिस्टेंस हमारा कितना है आर, तो ये पॉइंट हमें आगे जाता हुआ दिखेगा आर ओमेगा से। आपने कहा ये वाले पॉइंट के बारे में बात करो सर, तो आप मुझे बताओ, खुद ही बताओ क्या होना चाहिए, पॉइंट कहां जाता हुआ दिखेगा? अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये पॉइंट आपको कहां जाता हुआ दिखेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो ये पॉइंट टेंजेंशियली नीचे जाता हुआ दिखेगा, हमेशा टेंजेंशियल मूव करता है ना। ये आपका रेडियस है, इसके परपेंडिकुलर मूव करता है ना, टेंजेंशियल होती है ना वेलोसिटी, ये भी आर ओमेगा होगी। क्यों? क्योंकि इसका एक्सिस से डिस्टेंस है आर और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, हर एक पॉइंट की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हमें पीछे जाता हुआ दिखेगा, और इसका डिस्टेंस भी अगर हम ध्यान से देखें तो इसका डिस्टेंस भी आर ही है, तो आप बोलोगे सर ये आर ओमेगा से पीछे जाता हुआ दिखेगा। यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, तो इसका डिस्टेंस भी आप देख सकते हो आर ही है, पर ये हमें ऊपर जाता हुआ दिखेगा आर ओमेगा से। फिर एक पॉइंट इस वाले की बात करते हैं कि हमने यहाँ भी एक पॉइंट कंसीडर किया था, मैं ये वाला पॉइंट यहाँ दिखा देता हूँ, है ना। तो आप देखोगे ये पॉइंट, ये कितनी दूरी पे था, ये कितनी दूरी पे था, ये R1 पे था, ये आगे जाता हुआ दिखेगा R1 ओमेगा से। वैसे ही एक पॉइंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट की अगर हम बात करें, इसकी जो दूरी है यहाँ से वो R2 है, तो ये पॉइंट हमें यहाँ जाता हुआ दिखेगा R2 ओमेगा, ठीक है ना। ये कैसे रोटेट कर रहा है पूरा सिस्टम,
क्लॉकवाइज। ये पूरा सिस्टम कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो आपको यहाँ सारी टेंजेंशियल वेलोसिटीज इस तरीके से नजर आ रही। अब इन दोनों का ही अगर हम सम कर दें, इन दोनों मोशन को ही हम जोड़ दें, इनका वेक्टर सम कर दें, तो मुझे किसी भी पॉइंट की टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी। बेटा ट्रांसलेशन की बेसिस की वेलोसिटी v है, इसकी r ओमेगा है। ट्रांसलेशन की बेसिस पॉइंट की वेलोसिटी v है, पर रोटेशन की बेसिस r ओमेगा। पर ओवरऑल मुझे तो दोनों नजर आ रहे हैं ना, मुझे तो वो ट्रांसलेशन भी दिख रहा है, मुझे तो उसका रोटेशन भी दिख रहा है, मुझे तो ओवरऑल वेलोसिटी बतानी है ना, मुझे तो ट्रांसलेशन रोटेशन एक साथ दिखेंगे ना। मैंने लिख अलग अलग जरूर दिए हैं, पर मुझे एट लास्ट दिखेंगे तो दोनों एक साथ। यानी कि आप इन दोनों को जोड़ दो, आप इन दोनों को जोड़ दो, तो आप बोलोगे सर अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल ये पॉइंट मुझे वीसीएम से आगे जाता हुआ दिखेगा, दिखेगा ना, ये पॉइंट मुझे वीसीएम से आगे जाता हुआ दिखेगा और आर ओमेगा से भी आगे जाता हुआ दिखेगा। यानी कि दोनों वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी, वेक्टर सम कर दो। अच्छा ये पॉइंट मुझे वीसीएम से भी आगे जाता हुआ दिखेगा, आर ओमेगा से भी आगे जाता हुआ दिखेगा। तो ओवरऑल स्पीड अगर हम ध्यान से देखें इसकी हो जाएगी वीसीएम प्लस आर ओमेगा। क्या यही नहीं हो जाएगी इसकी ओवरऑल स्पीड? वीसीएम प्लस आर ओमेगा, क्योंकि वीसीएम से भी आगे जा रहा है, आर ओमेगा से भी। अब आपको कि सर इस पॉइंट पे चर्चा करो, तो ये आर ओमेगा से आपको नीचे जाता हुआ दिख रहा है, पर वीसीएम से कैसा दिख रहा है? ये वीसीएम कहां है इसका? आगे। वीसीएम से ये हमें कहां जाता हुआ दिख रहा है? आगे। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? आपको इनका क्या लेना पड़ेगा? रिजल्ट लेना पड़ेगा, इनका रिजल्टेंट आएगा। यानी कि इसकी जो ओवरऑल वेलोसिटी है इन बिटवीन होगी, है ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर प्लस वीसीएम स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो इस पॉइंट पे ये होगी, नेट वेलोसिटी यहाँ पे होगी। आ जाओ बॉटम पॉइंट पे। बॉटम पॉइंट पे क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, बॉटम पॉइंट हमें आर ओमेगा से तो पीछे जाता हुआ दिख रहा है ना, और वीसीएम से कहां जाता हुआ दिख रहा है? आगे की तरफ। वीसीएम से कहां जाता हुआ दिख रहा है आपको? ये आगे की तरफ। आर ओमेगा से पीछे की तरफ और वीसीएम की वजह से आगे की तरफ। ऐसे ही इस पॉइंट की अगर आप बात करोगे, ये पॉइंट मुझे वीसीएम से आगे जाता हुआ दिखेगा और आर ओमेगा से कहां जाता हुआ दिखेगा? ऊपर की तरफ। आर ओमेगा से कहां जाता हुआ दिखेगा? ये ऊपर की तरफ। ऐसे ही नजर आ रहा होगा, है ना। तो इसकी भी नेट वेलोसिटी अगर आप ध्यान से देखोगे, ये इधर की तरफ होगी। इसकी भी नेट वेलोसिटी का ही रिजल्टेंट दोनों के बीच में लाई करेगा। यहां पे क्या होगी? यहां डिपेंड करता है वीसीएम बड़ा है या आर ओमेगा। अगर वीसीएम बड़ा हुआ तो ये पॉइंट आगे जाएगा, आर ओमेगा बड़ा हुआ है तो पीछे जाएगा। अगर आर ओमेगा बड़ा हुआ तो पीछे, वीसीएम बड़ा हुआ तो आगे जाएगा। ठीक है। सेंटर ऑफ मास की भी बात कर लो। चलो सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करें, वीसीएम से वो आगे जाता हुआ दिख रहा है, आर ओमेगा यहाँ है ही नहीं, है ना, क्योंकि एसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, आर ओमेगा है ही नहीं। तो ये तो सिर्फ ट्रांसलेट ही करेगा, सेंटर ऑफ मास ये रोटेट करेगा नहीं। तो इसकी नेट वेलोसिटी वीसीएम ही हो गई। और आ जाओ सर इस पॉइंट के बारे में चर्चा करो। यहाँ ये दो पॉइंट जरा देखे थे हमने, तो हम इन पे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको ये वीसीएम से तो आगे जाता हुआ दिख रहा था, और अगर आप ध्यान से देखोगे ये R1 ओमेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस R1 लिया था ना मैंने, तो ये R1 ओमेगा से भी आगे जाता हुआ दिख रहा था। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, वीसीएम प्लस R1 ओमेगा। इसकी टोटल वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगी। इस पॉइंट के बारे में चर्चा करूं, इस पॉइंट के बारे में, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे सर ये वाला पॉइंट मुझे इधर जाता हुआ दिख रहा था, किससे? R2 ओमेगा से, है ना। ये डिस्टेंस हमने R2 लिया था, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ जाता हुआ दिख रहा था R2 ओमेगा से। और वीसीएम कहाँ है इसका? अगर हम ध्यान से देखें आगे की तरफ, तो हमें इनका रिजल्टेंट देखना पड़ेगा और फिर आंसर आएगा। तो ये दोनों वेलोसिटी का कहीं रिजल्टेंट आएगा, वीसीएम और आर ओमेगा का, R2 ओमेगा का, और नेट वेलोसिटी वहां होगी डिपेंडिंग अपॉन ये कितने डिस्टेंस पे। तो ये हमारा फाइनल मोशन है, इसको हम बोल रहे हैं प्योर रोलिंग। ये था प्योर ट्रांसलेशन, ये था मेरा प्योर रोटेशन, वो प्योर ट्रांसलेशन था। ये वाला मोशन मेरा प्योर रोटेशन है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे क्या देगा? प्योर रोलिंग। तो प्योर, सॉरी नॉट प्योर रोलिंग, सिर्फ हम यहाँ रोलिंग बोलेंगे। प्योर रोलिंग क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा, आप सिर्फ इसको रोलिंग बोलना भी। दिस इज रोलिंग मोशन। प्योर ट्रांसलेशन प्योर रोटेशन का कॉम्बिनेशन से हमें रोलिंग मिल रहा है। प्योर रोलिंग क्या होता है अभी उस पर भी चर्चा करते हैं, पहले यहां तक समझो। ओके सो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सब ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं। मैंने मान लिया ये सब ग्राउंड पे ही मूव कर रहे हैं, तो ये भी मोशन मेरा ग्राउंड पे ही है। और ग्राउंड तो रेस्ट पे होता है ना, अगर मैं ध्यान से देखूं ये सभी ग्राउंड पे मूव कर रहे हैं। ग्राउंड क्या होता है? रुका हुआ होता है, रेस्ट पे होता है, ठीक है ना। सो अब हम लोगों को बॉटम पॉइंट पे देखना है। बॉटम पॉइंट पे तीन चीजें आपको नजर आएंगी। आप कहोगे सर वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा भी हो सकता है,
आर ओमेगा वीसीएम से बड़ा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोनों बराबर हो, तीन ही केस है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं पहला केस ले लूं, अगर वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा हुआ तो, अगर वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा हुआ तो इसमें क्या होगा, है ना, मैं थोड़ा यहां करके लिख देता हूं। पहला केस, अगर मेरा वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा हो गया तो ये पॉइंट आपको कहां जाता हुआ दिखेगा, आगे। तो हम इसको बोलते हैं स्किडिंग। क्या बोलते हैं, स्किड कर रहा है, ये पॉइंट स्किड कर रहा है, जमीन पे रगड़ खा रहा है, स्किड कर रहा है, घसीट रहा है, स्किडिंग। स्किडिंग का मतलब है घसीटे पड़ना, रगड़ना, ये ग्राउंड पे रगड़ता हुआ आगे जाएगा, यानी कि यहां पे स्किडिंग होगी, और इसको बोलेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्किड कर रहा है, तो हम बोलेंगे फॉरवर्ड स्किडिंग। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड स्किडिंग। अगर ये घसीट खाता हुआ आगे जाएगा, वीसीएम आर ओमेगा से ज्यादा होगा। सेकेंड केस क्या हो सकता है कि सर वीसीएम आर ओमेगा से छोटा हो जाए, तो इस केस में ये पॉइंट हमें पीछे रगड़ता हुआ नजर आएगा, घसीटता हुआ नजर आएगा, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, यानी कि ये स्किड कर रहा है पर पीछे, इसको बोलेंगे बैकवर्ड स्किडिंग। देखो हमारा मोशन आगे हो रहा है ना, सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है ना, उसके हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है तो ये डायरेक्शन बैकवर्ड कहलाएगी। तो आर ओमेगा अगर वीसीएम से ज्यादा हो गया तो हम इसको बोलेंगे पीछे की तरफ ये स्किड करेगा, यानी कि आप इसको क्या नाम देख सकते हो, बैकवर्ड स्किडिंग। इसको हम बोल सकते हैं बैकवर्ड स्किडिंग, पीछे की तरफ रगड़ खाना। ओके, पर इन दोनों से ही इंपॉर्टेंट हमारा केस है जो हम लोगों को रखना भी है याद, वो है प्योर रोलिंग, जहां पे ना तो ये आगे की तरफ रगड़ खाता है ना पीछे की तरफ, ना आगे की तरफ स्किड करता है ना पीछे की तरफ, जहां कोई स्किडिंग नहीं होती उसको हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। ना फॉरवर्ड स्किडिंग ना बैकवर्ड स्किडिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग। यानी कि अपना सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अनोखा केस जो हम लोगों को याद रखना है वो ये है कि ये अगर मेरा ग्राउंड है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ग्राउंड तो रेस्ट पे ही होता है ना, तो यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये हमें पता है वीसीएम से आगे जा रहा था, आर ओमेगा से पीछे जा रहा था, तो ये वीसीएम से हमारा आगे जा रहा था, यही पॉइंट आर ओमेगा से मेरा क्या जा रहा था, पीछे जा रहा था। तो वीसीएम और आर ओमेगा अब यहाँ पे क्या कर दिया जाए, बराबर, यानी कि अगर वीसीएम आर ओमेगा को बराबर कर देता है तो हम कहते हैं यहां पे नो स्किड, है ना, नो स्किडिंग, यहां पे कोई स्किडिंग नहीं होगी, ये रगड़ नहीं खाएगा, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, और वी कॉल इट एज प्योर रोलिंग। ठीक है ना, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग, इसी को प्योर रोलिंग कहते हैं। बात समझ में आ रही है, यहां पे कोई रगड़ नहीं खा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको हम बोल रहे हैं प्योर रोलिंग। ठीक है ना फॉरवर्ड स्किडिंग ना बैकवर्ड स्किडिंग, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में वीसीएम और आर ओमेगा हमेशा बराबर हो जाएंगे। इससे और क्या फर्क पड़ेगा, टॉप पॉइंट की जो स्पीड थी वो आपको पता है वीसीएम प्लस आर ओमेगा थी, यानी कि सबसे टॉप वाले पॉइंट की ओवरऑल स्पीड या तो आप बोलो 2 वीसीएम हो जाएगी या 2 आर ओमेगा हो जाएगी, यानी कि यहाँ टोटल स्पीड, नेट स्पीड ऊपर वी नेट ये हो जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं, लेट मी कॉल दिस पॉइंट ए, तो ऊपर वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 2 आर ओमेगा हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप इस पॉइंट की बात करो, आपको पता है यहाँ ये वीसीएम है और नीचे भी आर ओमेगा होता था, अब आप इसको भी वीसीएम कह सकते हो क्योंकि वीसीएम आर ओमेगा बराबर है। तो जो यहाँ नेट वेलोसिटी है, मैं इसको पॉइंट बी कह देता हूँ, तो बी पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी है वो इन दोनों का वेक्टर सम आएगा, यहाँ से अंडर रूट 2 वीसीएम आ जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 वीसीएम। ठीक है ना, इनका रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट अगर वो परपेंडिकुलर है यही आता है, या तो अंडर रूट 2 वीसीएम लिख दो या फिर अंडर रूट 2 आर ओमेगा लिख दो, एक ही बात है। इस पॉइंट की वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी हमें पता ही है, अगर ये सी पॉइंट है तो सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी 0 हो चुकी है। इस पॉइंट पे भी सेम चीज होगा, अगर वीसीएम आगे है तो आर ओमेगा ऊपर है, ये भी वीसीएम के बराबर है, तो नेट वेलोसिटी यहां हो जाएगी अंडर रूट 2 वीसीएम। ठीक है, सेंटर वाला ये तो उसी पे जाएगा, इसमें तो वीसीएम ही है, सेंटर ऑफ मास तो वीसीएम से ही करेगा। ओके, ऐसे हम किसी भी पॉइंट का निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो इसको बहुत ध्यान से देखो, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी यहां से निकाली जा सकती है। सो दिस इज अ केस ऑफ प्योर रोलिंग जहां वीसीएम आर ओमेगा के बराबर है। हाँ, अगर आपकी डिस्क एक्सेलरेट कर रही है, इफ देयर इज एन एक्सेलरेशन, इफ सेंटर ऑफ मास सीओएम इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है ना, अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, अगर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट्स कर रहा है एसीएम से, मतलब कोई एक्सेलरेशन भी है, तो उसका वीसीएम बढ़ता जाएगा।
और वीसीएम हमेशा आर ओमेगा की इक्वल होना चाहिए, तो आर ओमेगा भी बढ़ना चाहिए। तो यानी कि अगर सेंट्रीपिटल, यहाँ पे सेंट्रीपिटल कह रहा हूं, अगर उसका सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेट कर रहा है तो उसको एंगुलर एक्सेलरेशन भी चाहिए, उसकी एंगुलर स्पीड भी बढ़नी चाहिए। अगर उसकी लीनियर स्पीड बढ़ रही है तो एंगुलर स्पीड बढ़नी चाहिए, क्योंकि वीसीएम आर ओमेगा हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर उसकी लीनियर स्पीड घट रही है तो एंगुलर स्पीड भी घटनी चाहिए। तो अगर लीनियर यानी कि सेंटर ऑफ मास डी एक्सेलरेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास धीरे धीरे घट रहा है, सेंटर ऑफ मास की स्पीड धीरे धीरे घट रही है, तो उसकी एंगुलर स्पीड भी घटनी चाहिए। तो यानी कि अगर आपका रिटार्डेशन है, आपका सेंटर ऑफ मास का रिटार्डेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी एंगुलर रिटार्डेशन होना चाहिए। यानी कि यहां पे आप याद रखना, आप इसको डिफरेंशिएट कर दो। वीसीएम का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो? वी का डिफरेंशिएशन होगा एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो अल्फा आ जाएगा। यानी कि अगर आप इनका डिफरेंशिएशन कर दो, मतलब मैं बोल दूं डी बाई डी टी ऑफ वीसीएम, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो, आर तो कांस्टेंट है ना, इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो यानी कि यहां से बन जाएगा एसीएम बराबर आर अल्फा। अल्फा मेरे को पता है एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो प्योर रोलिंग में आप कह सकते हो वीसीएम आर ओमेगा के इक्वल, एसीएम आर अल्फा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। स्किडिंग में क्या था आपको याद है ना? फॉरवर्ड स्किडिंग में वीसीएम आर ओमेगा से ज्यादा, बैकवर्ड स्किडिंग में वीसीएम आर ओमेगा से कम। देखो भाई, अपने को पहले भी स्किडिंग के क्वेश्चंस नहीं आते थे नीट में, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किडिंग नहीं है, जस्ट थोड़ा बहुत जानने वाली चीजें स्किडिंग की, थोड़ी बहुत चीजें हम याद रखेंगे। बट हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे आप इसको याद रखो, प्योर रोलिंग वाला केस याद रखो, ये ज्यादा क्रूशियल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है ना? तो ये वाला केस हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्योर रोलिंग वाला। ओके, समझ में आ गया? इसी पे थोड़ी सी चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। ओके, सो प्योर रोलिंग अब हमें समझ में आ गया, दिस इज समथिंग कॉल्ड प्योर ट्रांसलेशन। मैं बस यहां पे लिख रहा हूं प्योर ट्रांसलेशन प्लस प्योर रोटेशन अगर हम बात करें, और उसमें अगर मुझे क्या मिल जाए यहां पे, VCM इज इक्वल्स टू आर ओमेगा और ACM इज इक्वल्स टू आर अल्फा, तो हम बोल सकते हैं क्या हो रही है यहाँ पे, प्योर रोलिंग। जो बॉटम पॉइंट है वो ग्राउंड की स्पीड जितना होगा। ग्राउंड की स्पीड कितनी है? ग्राउंड की स्पीड 0 होती है, ग्राउंड थोड़ा मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो नेट स्पीड नीचे है, वो भी नेट स्पीड जो नीचे है वो भी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना? तो यहाँ पे नेट स्पीड 0 है क्योंकि VCM आर ओमेगा के इक्वल है। The ratio of total kinetic energy and rotational kinetic energy in a motion of a disk is. So यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखो, अब काइनेटिक एनर्जी को दो हिस्सों में हम बांट देते हैं कि अब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन भी कर रहा है और रोटेशन भी। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी, पर अब हम लोगों ने देखा था या तो ट्रांसलेशन होता था या रोटेशन, पर अब तो दोनों ही है। अब ट्रांसलेशन भी है और रोटेशन भी है। यानी कि अगर मैं अब किसी ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहा हूं और मैं मान लेता हूं ये प्योर रोल कर रहा है, ठीक है ना? किस कंडीशन में देख रहा हूं मैं इसको? प्योर रोलिंग वाली कंडीशन में मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। ऐसे में इसका सेंटर ऑफ मास आगे जा रहा है VCM से, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और VCM किसके बराबर है आपको पता है, आर ओमेगा के। तो इसके पास दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगी, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो अगर आप यहां पे इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे तो वो कितनी हो जाएगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m VCM स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है तो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी। और अगर आप बोलो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं? तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की अगर आप चर्चा करोगे तो आप लिख सकते हो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कितना लिख सकते हो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। पर हमें पता है ओमेगा किसके बराबर है, आप देख सकते हो, VCM डिवाइडेड बाय आर। ठीक है ना? सो आप क्या कर सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो हाफ आई VCM स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा VCM बाई आर है ना? तो यहां से क्या बन जाएगा हमारा फॉर्मूला, अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये मेरी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये मेरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। आप चाहो तो आई को भी क्या लिख सकते हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या लिख सकते हैं, m इंटू के स्क्वायर। आपको पता है k क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात कर रहे हैं। k क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है ना? तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, हाफ m VCM स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यानी कि
अगर मैं आपसे पूछूं टोटल एनर्जी तो क्या होगी, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल काइनेटिक एनर्जी तो वो इन दोनों का सम होगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो कितना आ जाएगा, हाफ एम वीसीएम स्क्वायर प्लस हाफ एम वीसीएम स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो यहां से ये कितना आ जाएगा, हाफ एम वीसीएम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो ये मेरा फाइनल फॉर्मूला निकल के आ रहा है टोटल काइनेटिक एनर्जी का, जो आप देख सकते हो इजीली। यहां पे के मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन है, यहां पे के क्या है हमारा, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है भाई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी। यहां टोटल काइनेटिक एनर्जी हमें नजर आ रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ध्यान से देखें, आपसे ऐसे सिंपल सिंपल सवाल पूछे जा सकते हैं। वो आपसे बोल सकता है यहां पे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका रेशियो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी, हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, है ना, और टोटल एनर्जी कितनी है, वो भी यही है, हाफ वीसीएम स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यानी कि हाफ वीसीएम, वीसीएम कट जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और ऊपर चला जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मेरी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो किससे, टोटल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और आप लोगों से क्या पूछ सकता है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछ सकता है, आपसे बोल सकता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालो, किससे निकालने के लिए कह सकता है, टोटल से कह सकता है, ठीक है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो आप देख सकते हो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये, ठीक है ना, और टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये। इन दोनों का रेशियो लेने के लिए कह रहा है, दिख रहा है ना आप लोगों को, इसका रेशियो किससे कह रहा है, इससे लेने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर मैं पहले ही काट देता हूं, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है मेरी के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और ये कितनी है, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। यहां से आप देख सकते हो नीचे एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर कट जाएंगे एलसीएम लेने के बाद, तो नीचे सिर्फ बचेगा आपका आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ऊपर कितना आ जाएगा आपका के स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका रेशियो किसका, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टोटल काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। सो आप किसी का किसी से निकाल सकते हो, रोटेशनल का काइनेटिक से निकाल सकते हो, टोटल का काइनेटिक से निकाल सकते हो, उल्टा कर सकते हो, जैसे मर्जी आप याद रखो। यानी कि अपने को याद रखना है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन टाइम्स के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, टोटल एनर्जी ट्रांसलेशनल टाइम्स 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप इस तरीके से इसको याद भी रख सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि यहां पे एक सवाल है, सवाल क्या कहता है, रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन मोशन ऑफ अ डिस्क। तो टोटल का हम लोगों को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से लेना है। तो आपको पता है ना, अब तो बहुत सिंपल है, टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करें डिवाइडेड बाय रोटेशनल की बात करें, हमें पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, बहुत इजी है, याद रख सकते हो, हाफ एम बी स्क्वायर और 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय रोटेशनल एनर्जी है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर और सिर्फ ऊपर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये तो कट ही जाता है हर बार, और ऊपर एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। यही आ जाएगा सिंपली, बस यहाँ पे डाल दो। कौन सा ऑब्जेक्ट है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, डिस्क। डिस्क के लिए हमें पता है कि कितना होता है, डिस्क के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन हम जानते हैं r डिवाइडेड बाय √2 होता है डिस्क के लिए। डिस्क का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना, mr स्क्वायर बाय 2 होता है, तो हम इजीली डिस्क के लिए कह सकते हैं। तो यानी कि कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कितना आ जाएगा, आप एक ही जगह r बाय √2 डाल दोगे, यानी कि यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 2।
तो ऊपर आ जाएगा यहाँ से 2, इधर आ जाएगा, एलसीएम देखो यहाँ से 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3r² डिवाइडेड बाई 2, नीचे है r² डिवाइडेड बाई 2, r² बाई 2, r² बाई 2 कट जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3:1। देख सकते हो इजी है ना। ये डिस्क के लिए हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, उसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन है r/2 होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो आप यहां से इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, टोटल का हमने किससे लिया है, सिर्फ रोटेशन से। उल्टा कर देते 1:3 आ जाता, ठीक है ना, उल्टा कर देते 1:3 आ जाता। तो आप देख सकते हो और क्या क्या चीजें याद रख सकते हो अगर आप ध्यान से देखोगे। और हम लोगों को क्या क्या याद रखना है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देख रहे हो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है डिस्क के लिए। आप क्लियरली देखो, डिस्क के लिए आप समझ सकते हो, फॉर अ डिस्क अगर हम बात करें, फॉर अ डिस्क, डिस्क में क्लियरली जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, अगर हम ध्यान से देखें, वो सिंपली ½ mvcm² है। और अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, वो बन जाएगा ½ vcm² और k²/r², और k की वैल्यू हम जानते हैं r/√2 है। आप यहां से डालोगे तो ये हाफ आ जाएगा, हाफ mv²। मैं डाल के दिखा देता हूं, ठीक है ना। यहां से आ जाएगा ½ mv² vcm²। k की जगह हम कितना डाल देंगे, k कितना है यहाँ पे, r/√2 है। अगर हम डालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये आ जाएगा r²/2, और नीचे r² कट जाएगा, यानी कि ½ ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। यानी कि इसमें जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो ट्रांसलेशनल का आधा होता है प्योर रोलिंग में। यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कम। और काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन है, वो डबल है रोटेशन के, डिस्क के लिए। प्योर रोलिंग में जो डिस्क की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, वो डबल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बताओ जिसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डबल है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के, प्योर रोलिंग में। तो हम समझ जाते हैं वो ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्क है, ठीक है ना। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी बना सकता है, टेल मी एन ऑब्जेक्ट, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट बताओ जिसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज ½ ऑफ द ट्रांसलेशनल। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिस्क है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डिस्क। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहता है, a solid disk rolls clockwise without slipping over a horizontal path with constant speed v, then the magnitude of velocity a b c with respect to a standing observer r। तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ ऑब्जेक्ट बोल रहा है क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है ना। यानी कि ये इस तरीके से रोल कर रहा है, कुछ ओमेगा होगा, कुछ VCM होगा। और आप लोगों को बोला है कांस्टेंट स्पीड v से कर रहा है, यानी कि ये VCM दिया है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ v ही होती है, VCM के इक्वल ही होती है। तो उसने बोला अगर ये ऑब्जेक्ट VCM से आगे जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास VCM से आगे जा रहा है। तो आप ये देख सकते हो, VCM हमारे पास v हो गया, ठीक है ना। अब हमें ABC पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, आप इजिली बता सकते हो। A पे हमें पता है कितनी हो जाती है, 2 VCM, है ना। तो A पे कितनी हो जाएगी, 2v। यहाँ हम जानते हैं एक v इधर, एक v इधर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √2v। C पॉइंट पे हमें पता है नेट वेलोसिटी 0 ही होती है, तो A पे 2v, है ना। A पे कितनी हो जाएगी हमारी 2v, B पे हो जाएगी √2v, है ना, और C पॉइंट पे हो जाएगी 0। तो क्या यही ऑप्शन सही है, ठीक है ना। 2v, √2v एंड 0, ये तीनों वेलोसिटीज हम लोगों को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। कोई ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में, ओके। अगर हम ध्यान से देखें, एनर्जी इन अ रोलिंग मोशन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है एनर्जी का, जस्ट मैं एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ फाइनल, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ पे एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी से, ट्रांसलेशन से और रोटेशन से है। एक बार फाइनली फिर से मैं इसका फॉर्मूला एक्सप्रेस कर रहा हूँ, इसको ध्यान से लिख लेना। और बहुत सिंपल है, अभी हमने 2-3 बार भी पढ़ लिया है, आप बस इसको याद रखना। k²/r² है, और कितना है अगर हम ध्यान से देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में कितनी है, एक बार मेरे साथ रिपीट करना जहां भी आप अपने घर से कर रहे हो। ये कितना है, k²/r², ऊपर k है, नीचे r है। और यहाँ पे अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, सो ट्रांसलेशन में ½ mvcm² है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन में ½ mvcm² है। सो ये जस्ट एक बार एनर्जी का रिकैप मिल गया आपको, ये एनर्जी याद रखनी है। A solid sphere is in rolling motion. In rolling motion, a body possesses translational as well as rotation. ये तो हम जानते ही हैं. The ratio of kT
डिवाइडेड बाय के टी प्लस आर, यानी कि यहाँ टी क्या थी इसकी, ट्रांसलेशनल, यानी कि वो बोल रहा है ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन, यानी कि ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि आपसे बोल रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, है ना, टी का मतलब ट्रांसलेशन है, डिवाइडेड बाय टोटल ही तो हो गई ना, नीचे दोनों को ऐड कर दिया तो आपको पता है ना कितना आ जाएगा यहाँ से, बहुत सिंपल है। आपको पता है यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा था, हम लोगों को पता है यहाँ से फॉर्मूला आता है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है ना, क्योंकि ट्रांसलेशन होती है हाफ एम वी स्क्वायर, नीचे आता है हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना, और एलसीएम लोगे आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और हम लोगों को यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है वो क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर दिया है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है वो हम लोगों को क्या दिया है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए के कितना होता है, अगर हम ध्यान से देखें, एक सॉलिड स्फीयर को मैं यहाँ कंसीडर कर लेता हूँ, एक सॉलिड स्फीयर की अगर हम बात करें इसके लिए के कितना होता है, के की वैल्यू अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए देखते हैं वो होती है √2/5 आर, क्योंकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr² होता है, तो ये होती है, बस अब आपको यहाँ पे डाल देना चाहिए, यानी कि ऊपर आ जाएगा आपका r², नीचे आ जाएगा आपका 2/5 r² प्लस r², यानी कि ऊपर तो है r² और नीचे बन जाएगा 7/5 r², तो ये बन जाएगा 5/7, ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा 5/7, यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन है ना ये करेक्ट है, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट चॉइस है 5/7, ठीक है ना, ट्रांसलेशनल बाय टोटल का ये रेशियो आप देख रहे हो, ये बन जाएगा 5/7। ओके, क्लियर है, ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, इसको भी देख सकते हो, यहां से आंसर 5/7 आ जाएगा। The ratio of total kinetic energy and rotational kinetic energy in a motion of a disk. ओके, एक डिस्क के लिए अब हम लोगों को डिस्कशन करना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, आई थिंक ये डिस्क वाला क्वेश्चन तो अभी हम पीछे कर चुके हैं, ये रिपीट हो रहा है क्या, हम लोगों ने डिस्क के लिए किया है ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, काम करते हैं, क्वेश्चन तो कर ही दिया है, लिख तो दिया ही है, तो हम यहाँ डिस्क की जगह आप लोगों से सवाल बदल के मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ, यहाँ पे सवाल बदल देते हैं, ऑप्शंस भी बदल देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ होलो सिलेंडर, ठीक है ना, होलो सिलेंडर, आप बताओ मुझे होलो सिलेंडर अबाउट इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस, एक होलो सिलेंडर है जो अपनी ज्योमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, पहले तो ये सोचो होलो सिलेंडर क्या होता है, होलो सिलेंडर एक रिंग की तरह रोटेट करता है, याद है ना, होलो सिलेंडर एक रिंग की तरह रोटेट करता है, यानी कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² होता है, और अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे अगर आप इसका कंपेयर करोगे k, तो k किसके इक्वल होता है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन r के बराबर ही होता है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन r के बराबर ही होता है, यानी कि क्लियर सी बात है, अगर हम ध्यान से देखेंगे हमें यहाँ रेशियो निकालना है टोटल काइनेटिक एनर्जी का रोटेशन से, तो यानी कि टोटल डिवाइडेड बाय रोटेशनल, तो यहां से हमें पता है फॉर्मूला क्या आता था, k² प्लस r² और डिवाइडेड बाय कितना आ जाता था हमारा k², ठीक है ना, k² प्लस r² डिवाइडेड बाय k², ठीक है ना, टोटल एनर्जी हाफ mv² 1 प्लस k² बाय r², और यहां से होती थी हाफ mv² k² बाय r² कट जाएगा, एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मुझे पता है ऊपर आ जाएगा r² प्लस r² डिवाइडेड बाय r², यानी कि हो जाएगा 2r² डिवाइडेड बाय r², यानी कि 2 आ जाएगा, है ना, 2 डिवाइडेड बाय 1, तो 2:1, तो यहां से मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2:1, तो क्योंकि मैंने यहाँ पे ये डिस से हटा के चेंज किया तो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए आप इसको ऐसे देख सकते, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन आप मार्क कर लेना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा, डिस्क ऑलरेडी कर चुके थे इसलिए मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। ओके, समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, क्लियर हो गया होगा ये। A solid spherical ball rolls on an inclined plane without slipping. The ratio of rotational kinetic energy and total kinetic energy. तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि वो एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है ना, इट इज रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। अब आपको अगर सर इंक्लाइन प्लेन तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, इंक्लाइन प्लेन के बारे में तो हम जानते ही नहीं, इंक्लाइन प्लेन पे कैसा मोशन होता है अभी तक आपने डिस्कस किया नहीं, पर सवाल तो आ गया, पर सवाल करने के लिए आपको इंक्लाइन प्लेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि
हमें सिर्फ इतना देखना है क्या वो रोल कर रहा है। ऐसा क्या क्वेश्चन में देखा है, ऐसा दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, हमें दिया गया है, हम लोगों को प्रोवाइडेड है भाई। अरे ये तो रोलिंग कर रहा है, हमें तो क्वेश्चन में गिवन है। अबे यार ये तो रोलिंग कर रहा है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? सॉलिड स्फेरिकल बॉल, यानी कि सॉलिड स्फीयर है, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो क्या दिक्कत है? हमें क्या करना है इंक्लाइन प्लेन का? हमें तो बस इतना फर्क पड़ता है वो प्योर रोलिंग कर रहा है और एनर्जी की बात कर रहा है। तो यहां पे रेशियो ऑफ रोटेशनल टू टोटल क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ फटाफट। यहां पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हम लोगों को करना है जो भी रोटेशनल एनर्जी है डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी है, यही करना है। और रोटेशनल बाय टोटल हमें याद है, रोटेशनल के लिए क्या आता था, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ऊपर आ जाएगा के स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है ना? ओके, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा रोटेशन के लिए। ओके, और अगर हम ध्यान से देखेंगे के की वैल्यू कितनी होती है, √2/5 इंटू आर। ठीक है ना, रोटेशनल का टोटल से। तो आप देखोगे ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये 2/5 आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा कितना, आर स्क्वायर प्लस 2/5 आर स्क्वायर, यानी कि ऊपर है 2/5 आर स्क्वायर, नीचे है 7/5 आर स्क्वायर। एलसीएम लेके ये आ जाएगा, आर स्क्वायर कटा, 5 से 5 कटा, तो ये आ गया 2/7। तो यहां से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2/7। ओके, ठीक है। तो जरूर यहां पे इंक्लाइन प्लेन का शब्द का इस्तेमाल है। इंक्लाइन प्लेन में बढ़ाऊंगा भी, समझाऊंगा भी कि मोशन कैसा होता है इंक्लाइन प्लेन पे, पर अभी जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंक्लाइन प्लेन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहां इतना ही काफी है कि उसने बोला यहां रोल कर रही है, यहां बॉल रोल कर रही है, इतना ही काफी था समझने के लिए। तो इतना ही बहुत है अपने लिए। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे, चलो ये क्वेश्चन के बाद और आगे बढ़ेंगे, चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। A body is rolling without slipping on a horizontal surface. Its rotational kinetic energy is equal to translational kinetic energy. अरे भाई, वो कह रहा है एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बिल्कुल बराबर हो जाती है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है? ये तब हो सकता है जब आप इक्वेट कर दो। आपको चलो, वैसे इसका आंसर बहुत आसान है, ठीक है ना, कई बच्चों को तो वैसे ही देख के समझ में आ रहा होगा, पर हम प्रूफ करते हैं। ठीक है ना, देखते हैं, देख के ही पता चल रहा है इसका आंसर रिंग होना चाहिए, पर मैं प्रूफ करूंगा। क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वीसीएम स्क्वायर और के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाफ वीसीएम स्क्वायर कट गया, यहां आ गया 1 और यहां आ गया के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो क्लियरली यहां से के स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर के। तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर के। तो यानी कि हमें ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका के आर के बराबर और वो रिंग में होता है, यानी कि जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन रेडियस के ही बराबर होता है, वो हमारा रिंग होता है। रिंग के केस में के आर के बराबर होता है, तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर आ जाएगा वो रिंग आ जाएगा। इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, रिंग आ जाएगा। रिंग के केस में रेडियस ऑफ गायरेशन ही मेरा रेडियस ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो यहां पे ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है। बाकी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे, आपको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी से कम मिलेगा, और किसी ऑब्जेक्ट में अगर उसकी एक्सिस के अबाउट आप घुमाओगे तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन से कम मिलता है। बट यहां पे रिंग के केस में ये दोनों बराबर मिलता है। ठीक है ना, रिंग के केस में ये बराबर है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या कंसेप्ट है? ये एक छोटू सा कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा सा समझने वाला कंसेप्ट है, और इससे क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो जाता है। यहां पे ना हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है ये ज्यादा देर के लिए नहीं होती, थोड़ी से दमे के लिए, थोड़ी सी देर के लिए होती है, थोड़े टाइम के लिए, एक छोटे से इंस्टेंट के लिए। ठीक है ना, फॉर स्मॉल टाइम, छोटे से इंस्टेंट के लिए होती है, फॉर अ स्मॉल टाइम, बहुत छोटे से टाइम के लिए हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन नजर आती है। यानी कि मैं यहां रोलिंग मोशन की बात कर रहा हूं, मैं यहां डिस्कशन कर रहा हूं रोलिंग मोशन में कब मुझे अपनी एक्सिस, सिर्फ एक्सिस ऑफ रोटेशन नजर आती है। आपको पता है रोलिंग मोशन कॉम्बिनेशन है। रोलिंग मोशन किसका कॉम्बिनेशन है, ट्रांसलेशन और रोटेशन का। पर हमें एक ऐसा मोमेंट आता है, एक ऐसी जगह है जहां से मुझे लगेगा नहीं कि वो ट्रांसलेट कर रहा है, जहां से मुझे लगेगा ये सिर्फ रोटेट कर रहा है। ओ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, रोलिंग मोशन क्या था, अब दोबारा से रिपीट करो। सर रोलिंग मोशन तो ट्रांसलेशनल
और रोटेशनल मोशन था। पर मैं आपको कह रहा हूं रोलिंग मोशन आपको एक ऐसी जगह से दिखाऊंगा जहां से आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ रोटेशन हो रहा है। वो कौन सी जगह है, ठीक है, देखते हैं। मान लो बेटा यहां पे आपने कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया जो रोल कर रहा है। मैंने यहां पे कोई ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, मान लो डिस्क है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ भी हो सकता है आई, और मुझे लग रहा है कि ये क्या कर रही है, प्योर रोल। ये प्योर रोलिंग में है, तो ये क्या है, प्योर रोलिंग में है। यहां से ओमेगा है और आगे होगा आपका VCM, और डेफिनेटली आप कहोगे सर VCM इज इक्वल्स टू क्या होगा, आर ओमेगा। यही होगा ना, VCM आर ओमेगा होगा ना। किसके लिए बोलो, फॉर प्योर रोलिंग। मैंने मान लिया प्योर रोलिंग के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, तो प्योर रोलिंग हम ये चीज कह सकते हैं, फॉर प्योर रोलिंग हम ये बात कह सकते हैं, VCM आर ओमेगा होगा। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट ट्रांसलेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, सर दोनों कर रहा है, ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है, ठीक है। अब आप आ जाओ एक बार प्योर रोटेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको क्या बताया था, थोड़ा सा मुद्दे की बात करते हैं कि सर प्योर रोटेशन में आपने क्या पढ़ाया था, एक बार उस पर देखते हैं। आ जाओ, प्योर रोटेशन में हमने क्या देखा था, प्योर रोटेशन में मैंने ऐसा देखा था, यहां मैंने सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस ऑफ रोटेशन ली थी, याद है। और मैंने बोला था सेंटर ऑफ मास क्या रोटेशन कर रहा है, नहीं। अगर कोई पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होता है तो वो पॉइंट ट्रांसलेट नहीं करता, वो पॉइंट चलता नहीं है, वो पॉइंट आपको घूमता हुआ भी नजर नहीं आता, यानी कि वो पॉइंट रेस्ट पे होता है। आप इस पूरे ऑब्जेक्ट में ऐसा कोई पॉइंट बताओगे जिसकी वेलोसिटी जीरो है, वो पॉइंट ये है। सेंटर ऑफ मास की सेंटर ऑफ मास की हमारा आर ओमेगा जीरो है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन आपने सेंटर ऑफ मास पे मान लिए। यानी कि ऐसा पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है उसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी नहीं होती। क्या ये बात क्लियर है। प्योर रोटेशन में ये चीज सीखी थी। प्योर रोटेशन से हम ये जानते हैं, अगर मैंने अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से मानी है तो वो पॉइंट ट्रांसलेट नहीं करेगा, जो मर्जी कर लो। जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को देख लूं, यहां से इस ऑब्जेक्ट को देख लूं, अगर मैंने मान लिया ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पेन मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, या फिर मैं ऐसे दिखा देता हूं, मैं मान लेता हूं ये मेरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से पास कर रही है, और ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो इस ऑब्जेक्ट पे सारे पॉइंट ट्रांसलेट कर रहे होंगे। अगर मैं इस पे ये वाला पॉइंट देखूंगा, ये भी ट्रांसलेट कर रहा होगा, ये भी, ये सारे पॉइंट सर्कल में घूम रहे होंगे, सिवाय उन पॉइंट्स को जो इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। जो भी पॉइंट इस एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, जो इस एक्सिस को टच कर रहे हैं, जो इस एक्सिस के पास है, वो आपको घूमते हुए नजर नहीं आएंगे, वो आपको ट्रांसलेट करते हुए नजर नहीं आएंगे। उसके अलावा सारे पॉइंट्स, तो यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां से पास करती है वो पॉइंट, उसकी सेंटर ऑफ, उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होती है। जो पॉइंट एक्सिस से पास करता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। याद रखो, जो पॉइंट एक्सिस से पास करता है किसमें, प्योर रोटेशन में, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। इसी चीज को इस्तेमाल करता हूं मैं यहां पे, इसी चीज को मैं इस्तेमाल करता हूं यहां पे, यानी कि इसी को मैं चर्चा में लाऊंगा यहां पे। आप मुझे इस ऑब्जेक्ट में कोई ऐसा पॉइंट बता सकते हो जो रेस्ट पे है, जो जिसकी वेलोसिटी जीरो है, सोचो, बता सकते हो आप, इतने तो आप होशियार हो, मुझे बता सकते हो ऐसा कोई पॉइंट है। इसकी वेलोसिटी तो सर 2 VCM होगी, इसकी रूट VCM होगी। अरे हाँ सर, बॉटम वाला पॉइंट है ना, याद है ना सर, ये बॉटम वाला पॉइंट, इसकी वेलोसिटी जीरो होती थी। इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी देखूं, सी पॉइंट, इसकी वेलोसिटी क्या होती थी, जीरो। तो मैं इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान सकता हूं, मैं मान सकता हूं इसके अबाउट सिर्फ मुझे रोटेशन दिखेगा, मुझे इस पॉइंट से ट्रांसलेशन दिखेगा ही नहीं। यानी ये एक्सिस होगी जिससे मुझे लगेगा कि ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मुझे ऐसा लगेगा ये पॉइंट आगे ट्रांसलेट नहीं कर रहा ना, तो ये पॉइंट क्या है, एक्सिस की तरह है और इससे सिर्फ रोटेशन दिख रहा है। इस पॉइंट को पता क्या लगेगा, अगर इस पॉइंट की बात करूं, कोई ऑब्जर्वर यहां बैठ जाए तो उसको लगेगा अगले मोमेंट शायद ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ जाएगा, उसके अगले मोमेंट शायद ये ऑब्जेक्ट ऐसे हो जाएगा, इसको ऐसा महसूस होगा, पर होता नहीं है ऐसा। पर उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसको ऐसा फील होता है कि ऑब्जेक्ट शायद मेरे आसपास ऐसे रोटेट कर रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो है, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है। तो इस पॉइंट को मैं बोल सकता हूं, सिंस इसकी वेलोसिटी जीरो है ना, सिंस VC इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो मुझे इसके अबाउट सिर्फ रोटेशन नजर आएगा। अब इसका फायदा क्या है सर, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका फायदा ये है बेटा, अब आप मुझे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी इस कांसेप्ट से बता सकते हो। प्योर रोटेशन में किसी की भी वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सिस से डिस्टेंस निकालो, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, ऐसी तो करते थे, आर ओमेगा, है ना। प्योर रोटेशन में किसी की भी ट्रांसलेशन वेलोसिटी निकालनी हो, आर ओमेगा कर दो, उसका डिस्टेंस देखो एक्सिस से, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, उसका डिस्टेंस देखो एक्सिस से, ओमेगा से मल्टीप्लाई करो। जैसे कि हम चेक करते हैं क्या ये सही कंसेप्ट है। आप मुझे बता सकते हो ये पॉइंट कितनी दूर है,
ये पॉइंट कितनी दूर है? आप कहोगे सर ये जो डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक डायामीटर है, यानी कि 2r डिस्टेंस पे। यहां से एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना है एक्सिस से? 2r है। और वेलोसिटी किसकी है? ओमेगा। तो क्या ये 2r ओमेगा से आगे जाता हुआ दिखेगा? क्या यही पढ़ा था हमने प्योर रोलिंग में? क्या यही हम लोगों ने चर्चा भी की थी प्योर रोलिंग में कि ये किससे आगे जाएगा? 2r ओमेगा से आगे जाएगा। यही हमने इसकी चर्चा भी की थी प्योर रोलिंग में, ठीक है ना? ऐसे ही होता था ना। तो ये हम लोगों को कहां जाता हुआ दिखता था? 2r ओमेगा से आगे। वैसे ही अगर मैं इस पॉइंट की चर्चा करूं तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? आप देख सकते हो बेटा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ये r है और यहां से लेके यहां तक ये r है, तो अगर ये r ये डिस्टेंस हो जाएगा r√2। बेटा अगर ये r है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा r√2। तो ये मुझे रोटेट करता हुआ दिख रहा है, तो मुझे ये आगे जाता हुआ दिखेगा किस स्पीड से? बोलो, √2r, यानी कि r√2 और ओमेगा से। क्या हमने प्योर रोलिंग में इसकी स्पीड यही पढ़ी थी और ये पॉइंट हमें यहीं जाता हुआ दिखता था? अब आप किसी भी पॉइंट के बारे में बता सकते हो बेटा। अगर मैंने आर्बिट्रली बोल दिया ये वाला पॉइंट बताओ, तो आप कहोगे बस मुझे ये डिस्टेंस बता दो। मान लो ये डिस्टेंस कुछ r है, r0 है, तो ये मुझे टेंजेंशियली यहां जाता हुआ दिखेगा r0 ओमेगा। मतलब मुझे यहां ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन को ऐड ही नहीं करना, सिर्फ रोटेशन मोशन देखना है इस एक्सिस से। तो आप देख सकते हो जितना पॉइंट यहां से दूर है उतनी उसकी स्पीड ज्यादा है। सबसे ज्यादा स्पीड पॉइंट ए की है, मैक्सिमम स्पीड पॉइंट ए की है, मिनिमम स्पीड इसकी अपनी 0 है। तो जितना हम इस पॉइंट से दूर जाएंगे, जितना हम बॉटम पॉइंट से दूर जाएंगे, उतनी स्पीड ज्यादा होगी। इससे दूर तो जा ही नहीं सकता ना, सबसे दूर यही है पॉइंट। सबसे दूर जो पॉइंट है वो ए है, तो सबसे ज्यादा स्पीड ए की है, उसके बाद इसकी है, फिर इसकी है। तो जितना आप दूर जाओगे इस पॉइंट से, उतनी ज्यादा आपकी टोटल वेलोसिटी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का। ये कहां मददगार है? ये हमें मददगार है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में जहां आपको एक पॉइंट दे दे और आपको यहां दे कि भैया ये प्योर रोल कर रहा है, और आपको एक पॉइंट यहां दे दे, 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 एक यहां दे दे, और बोले किसकी वेलोसिटी ज्यादा है कम है? तो आप कहोगे सिर्फ डिस्टेंस चाहिए मुझे, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, ठीक है ना? तो अगर आप देख रहे हो सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसका है, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। इसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे दूर है। ये पॉइंट सबसे नजदीक कौन सा पॉइंट है? ये है ना, ये डिस्टेंस सबसे क्लोज दिख रहा है। इस पॉइंट को थोड़ा आगे ले लेता हूं, ये पॉइंट सबसे नजदीक दिख रहा है, तो इसकी वेलोसिटी यहां पे क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो आप जितना इसके पास होगे, एक्सिस के पास होगे, उतनी स्पीड आपकी कम होगी, जितना दूर होगे उतनी स्पीड ज्यादा होगी, और स्पीड हमेशा टेंजेंशियल होगी। ये पॉइंट मुझे यहां जाता हुआ दिखेगा, ये पॉइंट मुझे यहां जाता हुआ, ये यहां, क्योंकि ये किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से। किससे रोटेट कर रहा है? ओमेगा से, ठीक है ना? एक सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड, एक सवाल, ज्यादा नहीं और बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसना नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जेई के लिए तो बहुत बड़ी ट्रिक है ये, जेई मेंस में एडवांस में सिखाते हैं। बट हाँ, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा हम लोगों को अपने आप को हल्का सा एक स्टेप आगे ले जाना है समझने के लिए बस। उसके बाद हम इससे इजी कर सकते हैं अपने सवालों को। जैसे कि ऐसा कोई सवाल आ जाए, देखो यहां पे ऐसा एक सवाल आ गया, आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए P C Q, हमें ये कुछ पॉइंट दे दिए, पॉइंट P, ये C, ये Q। अब आपको बोल रहा है डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, C इज द सेंटर एंड Q एंड P आर द 2 पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट। यानी कि जो डिस्टेंस यहां से इसका है वही डिस्टेंस इसका यहां से ये है, और ये मिड पॉइंट पे है ना, C मिड पॉइंट पे है। अब आप लोगों से बोल रहा है यहाँ की जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी VP होगी, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी VC होगी, इसकी वेलोसिटी VQ होगी। अब आपसे कंपेयर करने के लिए कह रहा है। अब आप सोचो इसको करना कैसे चाहिए। अगर आप इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कर दोगे तो ये तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कि सर हम तो बस यहां से देख लेते हैं, यहाँ P सबसे पास है, उसके बाद है C का डिस्टेंस, और सबसे दूर है Q। हमें नजर आ रहा है सर ये डिस्टेंस RQ सबसे ज्यादा है, फिर RC है, फिर RP है। देखने में ही पता चल रहा है RQ ग्रेटर देन RC ग्रेटर देन RP, यानी कि सर सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी। अगर आप P पॉइंट की स्पीड देखोगे तो कैसी होगी? इस डायरेक्शन में ये होगी मेरी VQ, इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ होगी और ये हो जाएगी VC, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी और ये क्या होगी? VP वेक्टर। तो देखने में पता चल रहा है Q पॉइंट सबसे दूर है, तो यानी कि वेलोसिटी ऑफ Q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, है ना, सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी होगी वो Q की होगी, फिर वेलोसिटी होगी C की, फिर वेलोसिटी होगी P की। P की वेलोसिटी या स्पीड सबसे कम होगी, सबसे कम स्पीड यहाँ P की होगी, क्योंकि वो सबसे पास है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन प्योर रोलिंग में यहां लाई करेगा। दिस इज IAOR। ये क्या है? AOR क्या होता था? एक्सिस ऑफ रोटेशन।
आई लगा दिया आगे, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ज्यादा सवाल नहीं करने अपने को, बस एक ये वाला सवाल करने में काम आएगा, मतलब इस तरीके के सवाल के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। ज्यादा सवाल करने नहीं अपने को बस ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है कि सर ये तो शॉर्ट ट्रिक है। मैं चाहता तो आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम बताता ही नहीं और सिर्फ कह देता भैया यहां से जो पॉइंट सबसे करीब है उसकी स्पीड सबसे कम है, जो पॉइंट यहां सबसे दूर है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। ऐसा डायरेक्टली भी पढ़ा सकता था, पर मैं ऐसे नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूं ये आया कैसे है। इस कंसेप्ट का नाम क्या है? IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आता है। अपने को नहीं याद रही अगर ये थ्योरम तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, अपने को तो बस ये याद ही रखना है कि जो पॉइंट इस पॉइंट के सबसे करीब होगा उसकी स्पीड सबसे कम, जो सबसे दूर होगा उसकी स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड इसी पॉइंट की हो सकती है क्योंकि इसकी दूरी 2r है, इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता दूर, तो सबसे दूर यही पॉइंट है, इसकी स्पीड 2r है, तो ए की स्पीड मैक्सिमम, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती किसी की, इससे ज्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। 2r ओमेगा से ज्यादा स्पीड कहां से लाओगे आप, है ना। डिस्क अगर आप इससे दूर देखोगे, सबसे दूर इससे डिस्टेंस इसी पॉइंट का है पूरी डिस्क में, पूरे ऑब्जेक्ट में। डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, पर इससे दूर नहीं हो सकता कोई पॉइंट, है ना। ओके, अच्छा, अब एक और कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट और। अभी तक हम प्योर रोलिंग में जी भर के क्वेश्चन कर रहे हैं और एक चीज बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि सर प्योर रोलिंग में VCM R ओमेगा के बराबर होता है, बोल रहे हैं ना, बार बार बोल रहे हैं सर प्योर रोलिंग बोले तो VCM R ओमेगा, प्योर रोलिंग बोले तो VCM R ओमेगा, तो ये तो हम बोल ही रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसमें हमें कोई हर्जी नहीं है। सर इसमें क्या दिक्कत है, VCM R ओमेगा होगा, प्योर रोलिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तब था जब मेरा ग्राउंड मूव नहीं कर रहा था, है ना। हमने देखा था ना, हमने बोला था VCM R ओमेगा क्यों होगा, अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि हमें स्किडिंग नहीं करानी। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कहा था भैया अपने को स्किडिंग नहीं करानी है। हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं ग्राउंड रुका हुआ है तो ये पॉइंट भी रुका होना चाहिए, इसकी स्पीड, जो स्पीड ग्राउंड की है, डिस्क के जो सबसे नीचे वाले पॉइंट की स्पीड होगी ना उतनी उतनी होनी चाहिए ग्राउंड जितनी, ग्राउंड रेस्ट पे तो वो पॉइंट भी रेस्ट पे होना चाहिए। VCM और R ओमेगा बराबर होना चाहिए, है ना। कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए सर, नीचे वाला पॉइंट घसीटना नहीं चाहिए, स्किड नहीं करना चाहिए सर, एकदम रगड़ नहीं खाना चाहिए सर, वो आगे स्लिप करके नहीं जाना चाहिए, यही चाहते थे। पर अब हालात जज्बात दोनों में बदल देता हूं। मैंने कहा एक काम करो, अगर इतना ही दिमाग लगा रहे हो तो एक काम करो, बस इतना बताओ मुझे, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन हुआ करती थी पर उसमें मेरा ग्राउंड रुका था, मान लो मेरा ग्राउंड ही आगे चल रहा है, मान लो मैंने अपने ऑब्जेक्ट को एक टेबल पे रखा हुआ है और टेबल आगे की तरफ खिसका रहा हूं, मतलब ये टेबल भी आगे जा रही है और ऑब्जेक्ट रोल भी कर रहा है। अब ध्यान से सोचो, मेरा ग्राउंड रेस्ट पे नहीं है, मान लो ये जो मेरा फ्लोर है वो खुद ही मूव कर रहा है, यानी कि जो मेरा फ्लोर है वो किसी V0 स्पीड से आगे मूव कर रहा है। ये V0 किसकी वेलोसिटी है, फ्लोर की वेलोसिटी है। अब क्या होगा, क्या अब भी VCM R ओमेगा होगा प्योर रोलिंग के लिए? नहीं, ठीक है ना, अब प्योर रोलिंग के लिए ये नहीं होगा, है ना, नॉट दिस टाइम, इस बार ऐसा नहीं होगा कि प्योर रोलिंग में VCM R ओमेगा होगा। वो तब होता था जब ग्राउंड रुका होता था, अब हमारा ग्राउंड ही आगे चल रहा है किसी वेलोसिटी से V0। तो अब क्या करें सर, बहुत कंफ्यूज हो गए। अरे कंफ्यूज नहीं होना है भाई, अपने को अब भी पता है ये वाला पॉइंट आगे जाता है किससे, VCM से, और पीछे कहां जाता है, इसकी स्पीड से जाता है पीछे, ये पीछे किस स्पीड से जाता है, R ओमेगा से। अब मुझे बताओ इस पॉइंट की स्पीड कितनी होनी चाहिए सर, जितनी ग्राउंड की होनी चाहिए, और ग्राउंड की कितनी है, V0। अरे भाई इसकी स्पीड V0 है तो इसकी नेट वेलोसिटी भी V0 होनी चाहिए, तो VCM ज्यादा होना चाहिए या R ओमेगा। आपको ये पॉइंट आगे जाता हुआ दिखना चाहिए ना, क्योंकि ग्राउंड भी आगे जा रहा है, तो ये पॉइंट और ग्राउंड की स्पीड, रिलेटिव स्पीड 0 होनी चाहिए, यानी कि जितनी स्पीड ग्राउंड के अंदर ग्राउंड की है उतनी ही इस पॉइंट की होनी चाहिए। जितनी स्पीड ग्राउंड की है, आप कह सकते हो ये जो पॉइंट आप अंदर कंसीडर कर रहे हो, इसकी स्पीड उतनी ही होनी चाहिए जितनी ग्राउंड की है, जितनी ग्राउंड की है उतनी इसकी होनी चाहिए। ग्राउंड और इसकी स्पीड बराबर करने के लिए मैं सिंपली लिख सकता हूं नेट वेलोसिटी VCM माइनस R ओमेगा, की VCM R ओमेगा से ज्यादा होगा, और कितना डिफरेंस होगा, V0 के बराबर, है ना। तो यानी कि यहां हम लिख सकते हैं VCM इज इक्वल्स टू V0 प्लस R ओमेगा, सिंपल, ठीक है ना। यहां पे जो इसकी नेट वेलोसिटी है वो 0 नहीं होगी, हो गई तो फिर ग्राउंड आगे निकल जाएगा, स्किड करेगा, फिर ये पॉइंट पीछे की तरफ स्किड करेगा, बैकवर्ड स्किडिंग हो जाएगी। यहां पे VCM R ओमेगा के इक्वल नहीं होगा, यहां VCM V0 प्लस R ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये बात अब अच्छे से मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा सर अगर ये फ्लोर पीछे जा रहा होता तो, यानी कि सर अगर यही सवाल में आप ऐसा मान लेते कि सर जो अपने नीचे फ्लोर बनाया है
वो पीछे जा रहा है, आगे की जगह कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो क्या होता, तो फिर आप बोलते सर इसका आर ओमेगा पीछे है और वीसीएम कहाँ है, आगे। तो भैया अब ये पॉइंट पीछे जाना चाहिए, रोल तो ऐसे कर रहा है पर अब ये पॉइंट पीछे जाना चाहिए, किससे, आर ओमेगा माइनस वीसीएम से, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वी नॉट। तो यहां से जो वीसीएम आ जाएगा, वीसीएम को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा आर ओमेगा, ठीक है ना। वीसीएम कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको उधर ले जाओ, आर ओमेगा माइनस वी नॉट, ठीक है ना। मैंने क्या किया, वीसीएम को इधर ले गया और वी नॉट को इधर ले आया, ठीक है ना। तो वीसीएम हमारा कितना आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे, आर ओमेगा माइनस वी नॉट। पीछे कितना आया था वो हमारा, अगर आप पीछे देखोगे तो पीछे वो आया था हमारा वी नॉट प्लस आर ओमेगा, यहाँ पे आर ओमेगा माइनस वी नॉट, आर ओमेगा ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, आर ओमेगा माइनस वीसीएम वी नॉट के बराबर। ओके, क्लियर है। अब हमें ये चीज तो समझ में आ गई, प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग होता कहाँ है, थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, और स्किडिंग का क्या मतलब होता है ना। जितना हमने पढ़ा जरा उस पर थोड़ी सी चर्चा और बनती है कि सर ये फॉरवर्ड स्किडिंग, बैकवर्ड स्किडिंग रियल लाइफ में हमें नजर आता है क्या, प्योर रोलिंग हम रियल लाइफ में देखते हैं। देखो भाई, इतना याद रखना, जब आप अपनी गाड़ी को शुरू करते हो, है ना, तो क्या होता है, और गाड़ी पे ब्रेक लगाते हो तो क्या होता है, दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे ब्रेक लगाते टाइम, ठीक है, एक सेकेंड यहां रखें इसको, कहां गया भाई, कहां गया, कहां गया, क्यों भाग रही है, रुक जा रुक जा, एक सेकेंड बच्चों, हाँ यहां करते हैं ऐड अपनी स्लाइड को। हाँ, तो अगर ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, अब अपनी गाड़ी में, अपनी साइकिल वगैरह में भी आपने देखा होगा, आपने एक चीज देखी होगी, आप ब्रेक्स लगाते हो अपनी साइकिल में, है ना, ठीक है ना। ब्रेक लगाते टाइम क्या होता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है, ठीक है, आपका जो साइकिल का टायर होता है, जो साइकिल का टायर है वो एक्चुअली प्योर रोलिंग मोशन कर रहा होता है, वो स्किड नहीं कर रहा होता, वो स्लिप नहीं कर रहा होता, पहले ब्रेक लगाने से पहले वो आराम से प्योर रोल कर रहा है, बिफोर ब्रेक अप्लाई प्योर रोल कर रहा है, वीसीएम आर ओमेगा बराबर हुआ करता होगा। आप जैसी ब्रेक अप्लाई करते हो तो आप देखते हो ऊपर से ना एक रबड़ होता है जो इससे टकराता है ना, और टायर से टकराता है और इसको रोकने की कोशिश करता है, जिसको आप ब्रेक शूज वगैरह भी कहते हो, है ना। तो यहाँ पे इसको क्या मिलते हैं, ऊपर से क्या मिलता है, इसको थोड़ा रब करते हो आप जब ब्रेक अप्लाई करते हो अपनी साइकिल में, कार में, तो एक चीज है जो टायर पे जाके चिपक जाती है, टायर से टकराती है और टायर को रोकने की कोशिश करती है, वो रोटेशन को रोकने की कोशिश करती है। यानी कि आपका बिफोर ब्रेक, है ना, जब तक आपने ब्रेक नहीं लगाई थी तो प्योर रोलिंग थी, ब्रेक लगाने से पहले बिफोर ब्रेक्स आपका वीसीएम आर ओमेगा बराबर था, अच्छे से ये घूम भी रहा था, अच्छे से ये घूम भी रहा था और अच्छे से ये आगे ट्रांसलेट भी कर रहा था। पर जैसे ही ब्रेक लगाई आपने, आफ्टर ब्रेक, है ना, आफ्टर ब्रेकिंग, जैसे ही आपने क्या किया, आफ्टर ब्रेक्स अप्लाई, है ना, जैसे ही ब्रेक्स को लगाया, ब्रेक्स को दबाया, तो वो क्या करता है, वो इसके रोटेशन को रोकता है, इसको घूमने से रोकता है, यानी कि उस पे जाके टायर पे टच हो जाता है। तो आपने देखा होगा जब आप एकदम से पूरे ब्रेक लगा देते हो तो गाड़ी रुकती थोड़ी ना है, गाड़ी स्किड करती है, टायर रगड़ खाता हुआ आगे जाता है, देखा है आपने। एक्चुअली ब्रेक लगाने से क्या होता है, ब्रेक लगाने का कंसेप्ट क्या है, इससे ओमेगा क्या करता है, डिक्रीजेस, सडनली ओमेगा क्या करता है, एकदम से डिक्रीज कर जाता है, डिक्रीजेस सडनली, ओमेगा अचानक से हमारा कम हो जाता है, अचानक से मेरा ओमेगा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओमेगा अचानक से घटने से क्या होता है कि वीसीएम आर ओमेगा से बड़ा हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, जो मेरा वीसीएम है वो किससे बड़ा हो जाता है, आर ओमेगा से बड़ा हो जाता है। तो यानी कि ये हमें कैसा नजर आएगा, आगे की तरफ रगड़ खाती हुई एकदम गाड़ी जाती है, रुकती नहीं है, थोड़ी देर आगे स्किड करती है, बाद में जाके रुकती है ना। तो इसका मतलब है, इसको हम फॉरवर्ड स्किडिंग कहते हैं। यहां पे हमें क्या मिलता है, फॉरवर्ड स्किड। ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें, बस इतना याद रखना है, फॉरवर्ड स्किडिंग हमें कब दिखती है, रियल लाइफ एनालिसिस बता रहा हूं, रियलिटी में, लाइफ में हमें ऐसा एनालिसिस होता हुआ नजर आता है, ये स्किड करता हुआ नजर आता है, आगे की तरफ रगड़ खाता हुआ नजर आता है, ठीक है ना, ब्रेक अप्लाई करते टाइम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आप एकदम गाड़ी में जाके बैठे, आपने नई नई कार ली, एकदम चमचमाती, ठीक है ना, बन गए हो डॉक्टर साहब, बढ़िया अपनी तनख्वाह हो गई है, बढ़िया अपनी कमाई हो रही है, क्लिनिक चल रहा है, आपने गाड़ी ले ली, ठीक है ना, आपने कहा अब आया सर अपना टाइम, एकदम बढ़िया सी हम गाड़ी लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से इसको चलाएंगे, ठीक है ना, मस्त अपनी कार है ना, सुंदर सी गाड़ी बनाते हैं अपनी फिर, ठीक है ना, अपनी एकदम चमचमाती, एकदम मस्त बढ़िया सी गाड़ी आपने निकाली अपनी, ठीक है, और आप गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते ही आपने क्या किया, एकदम से रेस दे दी बहुत तेज, जानते हो ना क्या होता है, एकदम से रेस दे दो गाड़ी में तो टायर पहिया 3-4 बार वहीं घूम जाता है, देखा आपने, कभी नोटिस किया है,
या कभी कभी आपकी गाड़ी जैसे कीचड़ में फंस जाती है तो पहिया वहीं घूमता रह जाता है, देखा आपने, ध्यान दिया इस चीज पे, होता है ना ऐसा यार। एकदम से साइकिल पे भी बैठ जाओ तो भी अगर आप एकदम से पेडल मारो तो पहिया 2-3 बार वहां घूमता है, फिर आगे जाती है साइकिल। यानी कि आप जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठे है ना, आप बढ़िया सी एकदम नई चमचमाती और बड़ी गाड़ी बना देते हैं ना, ताकि पहिया तो दिखे हमें गाड़ी का, वही तो देखना है हमें। एकदम बड़े बड़े पहिए हैं सर हमारी गाड़ी के, ठीक है ना, हम इसमें बैठ गए, ठीक है। और क्या हुआ, आपने एकदम से रेस दी तो पहिया क्या होता है, बहुत तेजी से घूमने लगता है। अभी ये आगे चली नहीं है, आप कहते हो सर अभी सेंटर ऑफ मास की स्पीड तो थी नहीं और पहिया घूमने लग गया, यानी कि रोटेशन आ गया, ट्रांसलेशन नहीं आया। थोड़ी देर बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है, तो यानी कि यहां पे आपका आर ओमेगा बहुत ज्यादा होता है और वीसीएम बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये क्या करता है, पीछे की तरफ स्किड करने लग जाता है, तो उसका पहिया पीछे की तरफ स्किड करता है। तो पीछे की तरफ स्किड करता है, इसलिए इसको बैकवर्ड स्किडिंग कहते हैं। इसको बैकवर्ड स्किडिंग क्यों कहते हैं, कि आपने बहुत तेज रेस दे दी है और पहिया पीछे की तरफ जाने लग गया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहिया पीछे की तरफ रगड़ खा रहा है और गाड़ी अभी बढ़ी नहीं आगे, फिर एकदम गाड़ी आगे चलती है, थोड़ी देर बाद वीसीएमआर ओमेगा बराबर हो जाता है, प्योर रोलिंग आ जाती है। तो यानी कि एकदम से गाड़ी में बैठ के गाड़ी को शुरू कर देते हो तो क्या हो जाती है, बैकवर्ड स्किडिंग। जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होती है, तब क्या होती है, फॉरवर्ड स्किडिंग। जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो फॉरवर्ड स्किडिंग, एकदम से ऐसे पहिए को करते हो तो बैकवर्ड स्किडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, एकदम से रेस अप्लाई करते हो तो बैकवर्ड स्किडिंग होती है। तो ये फिनोमिना है बैकवर्ड फॉरवर्ड का। और अगर फॉरवर्ड बैकवर्ड को छोड़ दें, अगर वो चुपचाप गाड़ी चल रही है आराम से रोड पे, ना ब्रेक अप्लाई कर रहे हो ना ज्यादा रेस दे रहे हो, तो कंसेप्ट क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आर ओमेगा वाला, यानी कि प्योर रोलिंग, ठीक है ना। तो कौन सा कंसेप्ट होता है, प्योर रोलिंग का कंसेप्ट होता है। आई थिंक ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, एकदम दिमाग में घुस गई होगी, इसमें कोई चर्चा का विषय और कुछ नहीं बचा है। मुझे लगता है ये अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कब बैकवर्ड स्किडिंग है, कब फॉरवर्ड स्किडिंग है, ठीक है ना। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो हम लोगों को डिस्कस करनी है, वो हम लोगों को पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन के बारे में, कि इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है, मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ओके, इंक्लाइन प्लेन के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। सो अगर हम इंक्लाइन प्लेन देखें, यहां पे हम रोलिंग मोशन देख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले रोलिंग मोशन तभी हो सकता है जब यहां फ्रिक्शन हो। अगर आपको मैं कहूं नो फ्रिक्शन, अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो क्या होगा, अगर आप यहां कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो वो स्किड करता हुआ नीचे आ जाएगा, ये स्लिप करेगा और स्किड करेगा और ये रोल नहीं कर सकता है ना, विल नॉट रोटेट। मान लो आपने इसको जीरो पे रखा है, ओमेगा जीरो रखा है और वीसीएम भी जीरो था, इनिशियली आपने इसको जीरो दे रखा है, तो ये सिर्फ स्किड करता हुआ आएगा और यहां पे विल नॉट रोल, ये रोल कर नहीं सकता, ठीक है ना, ये रोटेट करेगा नहीं। आपने रखा ये चुपचाप ऐसे जैसे स्लिप करता है नीचे आ जाएगा, ये घूमेगा नहीं, ठीक है ना। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये घूमेगा नहीं, तो बिना फ्रिक्शन के रोलिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि इंक्लाइंड प्लेन पे विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन नो रोलिंग, कोई रोलिंग यहां पे नहीं होती, कोई रोलिंग यहां पे नहीं होती। और ऑब्जेक्ट किस एक्सेलरेशन से आएगा, अगर इसका मास m है तो चुपचाप ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो g sin थीटा हो जाएगा। अगर ये है तो ये तो हम लोगों को पता है ना, कोई ऑब्जेक्ट जब स्लिप करके नीचे आता है तो उसका एक्सेलरेशन g sin थीटा हो जाता है, ठीक है। तो प्योर रोलिंग नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा इंक्लाइन प्लेन पे अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं है। ओके, अब अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो ये रोल कर सकता है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, अगर यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो हो सकता है, यानी कि अगर यहां पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है और मैं मान लेता हूं अप्रोप्रिएट फ्रिक्शन है कि ये रोल कर रहा है, फ्रिक्शन अब क्या है यहां पे प्रेजेंट है और फिर मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये रोल कर रहा है ऑलरेडी, तो क्या होता है, अगर ये रोल कर रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज याद रखनी है, मान लो इसका इनिशियल ओमेगा हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो, इनिशियल वीसीएम हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो, इनिशियल सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो, आपने बस ऑब्जेक्ट को ऊपर रख दिया। अब क्या होगा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे ये रोल करके नीचे आएगा, ये क्या करेगा, रोल करके नीचे आएगा। मैं डायरेक्शन पे चर्चा करूंगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा क्या होगा वो बाद में, वो चीजें सब बाद में डिस्कस की जाएगी जब मैं एक्सेलरेशन पढ़ाऊंगा, पर अभी सिर्फ हम याद रखेंगे कि हाँ ये रोल करेगा और नीचे आएगा। तो ऐसे में अगर मैं ध्यान से देखूं, इसकी हाइट मान लेता हूं h, कितनी हाइट मान लेता हूं h, और ये एंगल मान लेता हूं थीटा, तो यहां पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो फ्रिक्शन होने के बावजूद भी,
यहां फ्रिक्शन लगेगा पर फिर भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इसलिए लग रही है क्योंकि यहां फ्रिक्शन काइनेटिक नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां फ्रिक्शन लगेगा बट स्टैटिक, फ्रिक्शन होगा बट वो कैसा होगा, बट स्टैटिक। कैसा होगा, स्टैटिक होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है, काइनेटिक होता तो नहीं। काइनेटिक में हीट जनरेट हो जाती है, इसमें नहीं होती जनरेट हीट। तो यहां फ्रिक्शन होगा बट स्टैटिक होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी यहां पे कंजर्व रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यहां पे मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कंजर्व्ड रहेगी फ्रिक्शन होने के बावजूद भी। और अगर हम ध्यान से देखें, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो अब ये क्या करते हुए आ रहा होगा, रोलिंग। मुझे लगता है ये ऑब्जेक्ट नीचे आ गया और ये फाइनली क्या कर रहा होगा, रोल कर रहा होगा। हाइट काफी ज्यादा ले रहा हूं मैं इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। आप रेडियस को यहाँ थोड़ा सा हाइट के कंपैरिजन में छोटा मान सकते हो, वैसे ले भी सकते हो चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप इसके सेंटर ऑफ मास की बात करो, वो कितना नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर था और फिर यहां आ गया, तो ये कितना नीचे आ जाएगा, जो टोटल हमारी इंक्लाइन प्लेन की हाइट थी। तो सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया h डिस्टेंस, ऑलमोस्ट h डिस्टेंस ही सेंटर ऑफ मास नीचे आ गया है। यहां पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे, आप बोलोगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी की हो जाएगी। इनिशियली इसके पास कुछ ओमेगा नहीं था, कुछ वीसीएम नहीं था, टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 थी, ठीक है ना। टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 थी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। तो आप क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी। अगर इसका मास मैं ले रहा हूं m, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो टोटल होगी, यानी कि हाफ m VCM स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसलेट नहीं कर रहा, अब ये रोल कर रहा है। तो अब सिंपल है, m से m कट जाएगा, तो यहां से जो VCM आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट 2GH, जैसे कि पहले आता था। पर साथ में एक चीज और आ रही है, अंडर रूट 2GH, खाली अंडर रूट 2GH नहीं आ रहा, अंडर रूट 2GH के साथ साथ ये फैक्टर डिवाइड में भी आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अब सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो ये होगी, अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ये होगी। तो जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे आता था तो के 0 हो जाता था, सिंपली अंडर रूट 2GH हो जाती थी, पर अब बदल गई है, अब ये हो गई है। तो अब जो हमारी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी वो अंडर रूट 2GH 1 डिवाइडेड बाई के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगी। ये हमारी वेलोसिटी होगी सेंटर ऑफ मास की। जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा तो ये VCM होगा, ठीक है ना। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, सो ये जस्ट एनर्जी कंजर्वेशन से लगा रहे हैं, फ्रिक्शन होने के बावजूद लगा रहे हैं। क्यों लगा सकते हैं, फ्रिक्शन स्टैटिक है, काइनेटिक होता तो नहीं लगा सकते थे, स्टैटिक है तो हम लगा सकते हैं। ओके, अब आप याद रखना, अगर मैं आपको बात करूं अलग अलग ऑब्जेक्ट, सबसे पहले मैं बात करूं एक रिंग की, है ना। रिंग को अगर हम कंसीडर करें, इसका मास मेरा m है, रेडियस r है। फिर मैं बात करूं एक डिस्क की, ठीक है ना, डिस्क में भी आप कंसीडर कर सकते हो, रेडियस r है, मास m है। फिर आप बात कर सकते हो यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर, है ना। मैं डिस्क को ही हम क्या मान लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। डिस्क या फिर सॉलिड सिलेंडर एक ही बात होती है। अगर हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस की बात करें, रिंग, या फिर हम इसको बोल सकते हैं होलो सिलेंडर, रिंग को ही हम होलो सिलेंडर कह सकते हैं। फिर मैं एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेता हूं यहाँ पे होलोस्फीयर, यहाँ पे कंसीडर कर सकता हूँ होलोस्फीयर, और ये रेडियस r है और इसका मास m है। और ऐसे ही मैं यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर, ठीक है ना। यहाँ कंसीडर कर सकता हूँ एक ऑब्जेक्ट सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r और मास m है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर रेडियस ऑफ गायरेशन की चर्चा करोगे तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन सिंपली कितना आ जाता है ना। मैं यहाँ एक बार नाम लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट का, रिंग, फिर यहाँ लिख लेता हूँ डिस्क, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा होलोस्फीयर, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका सॉलिड स्फीयर। सभी का मास, सभी का रेडियस सेम लिया गया, याद रखना। ऐसा नहीं है कि सॉलिड स्फीयर का मास ज्यादा लिया है, सभी का मास, सभी का रेडियस सेम लिया है। तो रिंग का जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करें, वो होता है r। डिस्क का रेडियस ऑफ गायरेशन की अगर हम बात करें, वो होता है r डिवाइडेड बाय रूट 2।
होलोस्फीयर की अगर हम बात करें तो वो होता है √2/5, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख दूं तो आपको थोड़ा देखने में आसान होगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 है ना, r डिवाइड बाय √2, बात तो एक ही है ना। और अगर हम बात करें, सॉरी ये होलो है, होलो का होता है 2/3 r और सॉलिड का होता है 2/5 r, ठीक है। क्लियरली सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन रिंग का है, सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है, आप देख सकते हो रिंग का है। फिर आप इनको देखो, ये आ जाएगा 1/2 होता है 0.5, 2/3 होता है 0.67, तो सबसे ज्यादा रिंग का है, उसके बाद होलोस्फीयर का है, यानी कि रेडियस ऑफ गायरेशन सबसे ज्यादा रिंग का होता है। और फिर किसका होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे, होलोस्फीयर का। रिंग के बाद किसका है, होलोस्फीयर का, ठीक है ना। और उसके बाद कितना है, डिस्क का, डिस्क का उससे कम है। और सबसे कम किसका होता है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर आपके पास जो यहाँ रिंग और डिस्क है, उसी को आप ये भी कह सकते हो, है ना, रिंग डिस्क को सॉलिड सिलेंडर होलो सिलेंडर वाला जो है ना, होलो सिलेंडर यानी कि रिंग, सॉलिड सिलेंडर यानी कि डिस्क आप कंसीडर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये अरेंजमेंट है किसका, रेडियस ऑफ गायरेशन का। और अभी आपने जो वेलोसिटी देखी थी इंक्लाइन प्लेन में, जब हम नीचे आ जाते थे तो हमने वीसीएम का जो फॉर्मूला पढ़ा था, उसके हिसाब से आपका जो फॉर्मूला था वो था √2gh और डिवाइडेड बाय 1 प्लस k²/r²। तो कुछ कुछ इनवर्स रिलेशन है, जिसका k ज्यादा उसका वीसीएम कम, जिसका k ज्यादा उसका वीसीएम कम, यानी कि अगर सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ छोड़ दिया जाए यहां से, तो सबसे ज्यादा वीसीएम किसका मिलेगा आपको, नीचे आने पे सबसे ज्यादा वीसीएम किसका मिलेगा, जिसका k सबसे कम है। यानी कि अगर मैं यहां बात करूं तो यहां से जो वीसीएम है ना, मैं खाली v लिख रहा हूं, है ना, यहां जो वेलोसिटी नीचे आके सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद मिलेगी हमें डिस्क की, उसके बाद हमें मिलेगी डिस्क की, उसके बाद हमें उससे कम वेलोसिटी किसकी होगी, होलोस्फीयर की, होलोस्फीयर की वेलोसिटी उसके बाद उससे कम होगी। और सबसे कम किसकी होगी, यहां पे रिंग की, सबसे कम जो वेलोसिटी होगी नीचे आने पे वो किसकी होगी, रिंग की। रिंग सबसे कम वेलोसिटी से नीचे आएगा क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे ज्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन होने की वजह से रिंग की जो स्पीड है सबसे कम होगी, नीचे आने पे सबसे कम स्पीड से रिंग आएगा। समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, हाईएस्ट वेलोसिटी से सॉलिड स्फीयर, फिर डिस्क, फिर होलोस्फीयर, फिर रिंग। आप इनको कंपेयर कर सकते हो, ये कंपैरिजन है, एक साथ छोड़ दोगे तो ऐसा ही होगा, एक जितनी हाइट से छोड़ दोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है, ये याद रखना, इनवर्स रिलेशन है। जैसे कि यहां पे एक सवाल है, इस सवाल को हम देख सकते हैं, a solid cylinder of mass m and radius r rolls without slipping down an inclined plane of length l, height h, ठीक है, what is the speed of its center of mass when the cylinder reaches its bottom, ठीक है ना। सो यहां पे अगर हम डिस्कस करें, वो बोल रहा है एक सॉलिड सिलेंडर जिसका मास m है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, डिस्क की तरह कंसीडर कर सकते हैं, और वो रोल डाउन कर रहा है, तो यानी कि यहां से जो वीसीएम का फॉर्मूला होगा वो कितना होगा, √2g। हाइट देखनी है हम लोगों को, हमें इंक्लाइन प्लेन की हाइट देखनी है, लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है बेटे, हमें इंक्लाइन प्लेन की लेंथ से कुछ लेना देना नहीं है, हमें हाइट देखनी है, ठीक है ना। ये थीटा है, ये मान लेते हैं मेरी ये हाइट है, और ये लेंथ दे रखी है उसने, हमें लेंथ से कुछ मतलब नहीं है, हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ लेना देना है इसकी हाइट से। तो जो भी इसकी इनिशियल हाइट है वो स्मॉल h दे रखी है, हमें ये हाइट चाहिए। तो हमें पता है फॉर्मूला है √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k²/r², बस हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर कितना आ जाएगा, √2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k² की जगह आ जाएगा r²/2 और डिवाइडेड बाय r²। ये तो यहां से कितना आ जाएगा, अंडर रूट, नीचे से एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर से आएगा 3/2 आ जाएगा, यानी कि 2gh और डिवाइडेड बाय नीचे आ गया आपका 3/2, ठीक है ना, 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2, 2 ऊपर चला गया तो यहां से आ गया 4gh डिवाइडेड बाय 3, अंडर रूट 4gh डिवाइडेड बाय 3, ये अपना फाइनल आंसर आ गया 4/3gh, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट चॉइस, दिस इज द राइट चॉइस। समझ में आ गया आपको, है ना, ये क्लियर हो गया। तो यानी कि जस्ट ये एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखोगे और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो इसी पे हम चर्चा करेंगे अगले
सेशन में, अगली क्लास में इसी कंसेप्ट को मैं आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से चर्चा शुरू करूंगा। आज यहीं तक रखते हैं। आज मैंने आप लोगों को इंक्लाइन प्लेन के बारे में पढ़ा दिया, इंक्लाइन प्लेन के मोशन के बारे में पढ़ा दिया, सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको रोलिंग मोशन के बारे में अच्छे से समझाया, प्योर रोलिंग होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन समझाया मैंने आप लोगों को, है ना। और क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है, एनर्जी का फॉर्मूला प्योर रोलिंग मोशन में क्या होता है, रोलिंग मोशन में क्या होता है, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है, ठीक है ना। रोलिंग मोशन भी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है और उसकी एनर्जी वगैरह के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है, और जस्ट स्टार्टिंग में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। सो आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे इसी के आगे, जो भी आज मैंने पढ़ाया है इसी के आगे चर्चा करेंगे, जो भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। 1 सेकेंड, ठीक है ना। अब आप लोगों को घर पे क्या करना है, ऑब्वियसली जो भी मैंने आज आप लोगों को कराया है वो कंडीशन याद रखनी है, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है ना। क्या कंडीशन था प्योर रोलिंग का, वो आप लोगों को याद रखना है। और आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है टोटल काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या था, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला था, ये अच्छे से रिवाइज करना है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्या है, इनके रेशियोज जो मैंने अब आपको बताए थे, कभी टोटल का काइनेटिक से, कभी काइनेटिक का टोटल से, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस वीसीएम का जो अभी हमने फॉर्मूला देखा था, इसकी प्रैक्टिस। हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सेलरेशन भी पढ़ने वाले हैं कि किस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट नीचे आता है, कौन ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, कौन ऑब्जेक्ट सबसे बाद में आएगा, इस पे चर्चा होगी नेक्स्ट सेशन में। ओके, आज इतना ही रखते हैं, और इसके बाद होमवर्क में आप लोग डीपीपी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो डीपीपी मिलेगी वो आपको अटेम्प्ट करनी है, डीपीपी के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। प्लस मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 अगेन मैं बोलूंगा, अभी आप ये कर सकते हो। प्लस आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आपको नजर आए उसको निपटाते जाना, ठीक है ना। मैं भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर, पर मैं चाहूंगा जब मैं कराऊं उससे पहले आपके आंसर आ चुके हो। मैं यहां करा रहा हूं और आप सिर्फ अपने सॉल्यूशन चेक करोगे और आपको आंसर्स मिल रहे होंगे। मैं चाहता हूं इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, ठीक है। सो यही लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, यहीं से चर्चा जारी करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। जारी रहेगी ये चर्चा, और आप लोग एक काम करना, अच्छे से इन चीजों को रिवाइज करना और डीपीपी जरूर अटेम्प्ट कर लेना। चलो मिलता हूं फिर आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय एवरीवन।